हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम बैक टू योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म ऑफ एमपी बोर्ड वाला। तो बच्चों, मैं हूं आपकी पल्लवी मैम और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही ज्यादा स्पेशल। क्योंकि आपकी आज की क्लास में ही हम करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को किल। ठीक है, आज आपकी जो क्लास है बच्चा, इसमें जो है आप लोग क्या कर पाओगे, इसमें होगा अभी सब बच्चों का कमबैक। ठीक है ना, तो एक बार शुरू करते हैं आपकी कमबैक सीरीज की क्लास एसएसटी की इंग्लिश मीडियम में जो होने वाली है, और ये क्लास आपकी होगी आपकी अपनी पल्लवी मैम के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। बट मैं एक बात आपको ये बोल देना चाहती हूं बच्चों कि ये जो क्लास है ना आपकी आज की, मतलब आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हो रखी है, एक फिनिशिंग टच जो है आपकी वो आज की क्लास से हो जाएगा। क्योंकि आज की क्लास इतनी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे गए आज की क्लास में हम वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। और सभी एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये मैंडेटरी है कि ये वाली क्लास बिना देखे क्लास में एग्जाम देने मत जाएं। ठीक है बच्चों, तो चलो जल्दी से इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास जो कि होने वाली है एसएसटी की। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि जो भी आपकी क्लास होने वाली है उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसका एजेंडा क्या होने वाला है। तो भाई आज की क्लास में हम करने वाले हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। इस क्लास में मैम आप क्या क्या चीजें करवाओगे वो बता दो। तो भाई इस क्लास में हम नंबर 1 क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूं एमसीक्यूज भी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसके साथ में जो काफी ज्यादा एक स्कोरिंग चीज रहती है वो रहती है आपकी मैप वर्क। ठीक है, आपका जो मैप वर्क रहेगा तो वो मैप वर्क भी आपकी आज की वीडियो में एंड ऑफ द पार्ट में मैं आपको मैप वर्क भी करवाऊंगी। तो बच्चों एकदम से जल्दी से आप लोग तैयार हो जाओ, जो भी चीजें आपको चाहिए आपकी क्लास के लिए बस इसको जो है कॉन्टिन्यूअस आप लोगों ने देखना है, विदाउट एनी मिस, विदाउट एनी ब्रेक, ताकि एक बढ़िया सा इंपैक्ट आप लोग जो है लेकर आ पाओ। तो सबसे पहला क्या, एक बार फिर से बता देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हम एमआईक्यूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम एमआईक्यूज भी बोलते हैं। नंबर दूसरा हमने क्या बोला कि एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे, एमआईक्यूज के अलावा आपके एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे। उसके अलावा मैम क्या करवाएंगे आपको, भाई आपका जो मैप वर्क रहता है जिससे बच्चे काफी ज्यादा डरते हैं, तो आज की क्लास में हम उस मैप वर्क को भी डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे आपके जो भी इंपॉर्टेंट मैप वर्क्स होंगे आपकी आज की क्लास में मैम आपको कंप्लीट करवा देंगी। ठीक है, तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीन पे आपको आपका पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, आपसे क्या पूछ रहा है, नेम द 3 सॉइल्स ऑफ इंडिया विद देयर रीजन्स एंड 1 फीचर ईच। मतलब कि आपको किसके बारे में बताना है, किसी भी 3 तरीके की जो सॉइल्स हैं जो इंडिया में पाई जाती है, स्पेशली उनके रीजन्स के बारे में बताना है आपने, और उनका कोई एक इंपॉर्टेंट या मेन फीचर जो है बच्चा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमने किसकी बात की, एलुवियल सॉइल की बात की है। नंबर 2 हमने ब्लैक सॉइल की बात की है। नंबर 3 हमने लेटराइट सॉइल की बात की है। अगर सॉइल आपसे पूछा जाए कि सॉइल क्या, तो भाई सॉइल मिट्टी है। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या बताना है कि कौन सी अलग अलग तरीके की सॉइल्स जो है वो पाई जाती है, कौन से इलाके में पाई जाती है, और उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चा वो क्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आपकी एलुवियल सॉइल की तरफ जो कि आपको प्लेन्स में देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि आपको कहां पे देखने को मिलती है बच्चा, जो कि आपको प्लेन्स में देखने को मिलती है। और बेसिकली कौन से प्लेन्स की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, और यहां पर उसको क्या कहा जा रहा है, इसको बोला जा रहा है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, तो किस रीजन में पाई जाती है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पाई जाती है। अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हो बच्चों, आप यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लिख देना कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स में भी पाई जाती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इंडो गैंगेटिक प्लेन की हम बात करें। ठीक है, अब देखो बच्चा, इसके आगे हमने रीजन बताया कि कहां कहां से ये गुजरता है, कहां कहां पे ये पाया जाता है। तो सबसे पहला आपका स्टेट है पंजाब, फिर है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और फिर है आपका बच्चा बिहार।
ठीक है। अब फीचर क्या है, ये चीज याद रखना कि प्लेन्स वाली जब भी बात होती है, जब भी नॉर्दर्न प्लेन की बात होगी ना, वहां की जो सॉइल होगी वो हमारे पास कैसी होगी बच्चों, वो होगी फर्टाइल सॉइल। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या होगा, क्या होता है ना बेसिकली कि जब भी आप माउंटेन्स की बात करते हो, ठीक है, माउंटेन्स की बात करते हो, और आपको पता है कि ये जो माउंटेन्स है ना, यहाँ से हमारे पास कुछ नदियां भी निकलती हैं। मान लो देखो बचपन में आप ऐसे नदी बनाया करते होंगे, ठीक है, तो ये नदी कहाँ से निकल रही है, ये नदी निकल रही है हमारे पास माउंटेन से। ठीक है, अब एक मिनट इसको ऊपर ले चलते हैं ना, माउंटेन्स तो ऊपर ही होते हैं, तो ऊपर ले जाते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर आपको क्या चीज देखने को मिल रही है, आपको देखने को मिल रही है कि नीचे वाले एरिया में ना यहाँ पे कुछ प्लेन्स की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी हो रही है, प्लेन्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जैसे ही ये नदी जो है बच्चा प्लेन में एंटर होने लगती है, तो वहां पर ये क्या करती है, ये अपने साथ कुछ जो है डिपोजिशंस लेकर आती है। ठीक है, कुछ डिपोजिशंस लेकर आती है। तो वो क्या करती है, यहां पर अपने डिपॉजिट्स को लेकर आती है। कहां से, फ्रॉम द माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स पहाड़ों से ये लेकर आती है। अब आपको पता है कि माउंटेन्स में जो आपके बड़े बड़े यहाँ पर रॉक्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पर आपके कुछ रॉक्स भी प्रेजेंट होंगे। अब ये क्या होगा बच्चा, इन रॉक्स की यहाँ पर पूरे प्रोसेस में, पूरे ड्यूरिंग द फ्लो जहां से भी ये बह रही है, बहते बहते यहाँ पर इन रॉक्स की होगी वेदरिंग। ठीक है, क्या होगी, इनकी वेदरिंग होगी, मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स में बच्चा यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब यही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास प्लेन्स तक आ पहुंचते हैं। ठीक है, प्लेन्स में यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है, डिपोजिशन हो जाती है इन्हीं की। अब इसी डिपोजिशन की वजह से यहाँ की जितनी भी मिट्टी है, जो भी सॉइल है, वो कैसी रहेगी बच्चा, बहुत ज्यादा फर्टाइल रहेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्टाइल रहेगी। और आपको पता है ये चीज कि जहां पे भी फर्टाइल काफी ज्यादा है, ठीक है, सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल है, वहां पर क्या देखी जाएगी, वहां पर ज्यादातर मास पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, मास पॉपुलेशन यहां पर सेटल होगी। मास पॉपुलेशन इज प्रेजेंट हियर, मतलब ज्यादातर लोगों की ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं वो बच्चों यहां पर हमें देखने को मिलती है। क्योंकि यहां पर क्या पाया जाएगा, यहां पर बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने क्या बोला कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होते हैं और वहां पर जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो काफी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है ना, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको मिस मत करना। वापिस चलो, फिर हमने क्या बोला बच्चा, देखो ये पॉइंट आपको क्लियर तो हो ही गया होगा, दैट इट इज वेरी फर्टाइल एंड इट इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, खेती बाड़ी फार्मिंग के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। कैसे है, मैंने आपको बता दिया, वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, अच्छा, दूसरी सॉइल की अगर हम बात करें तो बच्चों यहां पर जो है वो आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल रही है। और ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपको कौन से एरिया में देखने को मिलती है, जो आपका डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है ना बच्चों, जो आपका ये डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है, ठीक है, जो आपको पेनिनसुलर प्लेटो वाला एरिया है, यहां पर ही जो है आपको बच्चों क्या देखने को मिलती है, आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, अब ब्लैक की मैं आपको बस ये चीज बताती हूँ कि कितनी ही इजीली आप इसको याद रख सकते हो। ब्लैक का ऑपोजिट क्या होता है, व्हाइट होता है। तो व्हाइट कलर का क्या चीज है जो प्रोड्यूस हो सकती है कॉटन। तो आपको ये चीज याद रखना है इस तरीके से कि कॉटन की कल्टिवेशन बच्चा कहां पे होती है, ब्लैक सॉइल में होती है। फेवरेबल किसके लिए, कॉटन की प्रोडक्शन के लिए है। ठीक है, तो कहां पे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये चीज तो आपको पता ही होगी, जो काली मिट्टी है बच्चा वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलती है। अब इसमें बेसिकली क्या है कि मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, जोड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो ब्लैक सॉइल है बच्चा वो क्या करता है, प्लस वो अपने पास H2O को पकड़ के रखता है, बांध के रखता है, जोड़े रखता है। ठीक है, और यहां पर ये आइडियल किसके लिए है, कॉटन की ग्रोथ के लिए है। तीसरी सॉइल की अगर हम बात करें तो वो होगी बच्चा आपकी लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट सॉइल आपको कहां पे, एकदम नीचे सदर्न पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। और हमने देखा कि आयरन ऑक्साइड में काफी ज्यादा रिच है, बट इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही ये फर्टाइल नहीं है। आगे चलते हैं, तो ये था आपका बस
एक क्वेश्चन जिसमें आप डिफरेंट सॉइल्स के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, उनके स्पेसिफिक रीजन्स क्या है और उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप बता सकते हो। और बेसिकली आप किसकी बात करोगे कि वहां पर बेसिकली कौन सी चीजों को आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। जहां जहां पे आपको लगता है कि आपको कोई भी इस क्लास से डायग्राम याद आ रही है, फॉर एग्जांपल मैंने रफली आपको बता दिया कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिर्फ एक आइडियलाइजेशन के लिए, सिर्फ हमने प्रेजेंटेशन के लिए बनाया हुआ है। तो इस तरीके की चीजें आप अपनी आंसर शीट में जरूर इंक्लूड करना, सो दैट आपको क्या होगा बच्चा, इससे काफी ज्यादा आपके अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बच्चा, हाउ टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब आपको पता है कि एनवायरमेंट हमें जो है बच्चा वो क्या देता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हमें वहां से देखने को मिलते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट से हमें क्या मिलते हैं, अबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। मैं ये बता सकती हूँ कि चलो इजी और लिख देते हैं, मैं लिखती हूँ कि लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज कहां से मिलते हैं हमें कहां से मिलते हैं बच्चा, ये एनवायरमेंट से मिलते हैं। बट आपको पता है कि ह्यूमन की टेंडेंसी ऐसी है कि चाहे जितनी मर्जी उसको रिसोर्सेज मिल जाए, वो क्या करता है, वो उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा टाइम आ जाएगा कि ये जितने भी रिसोर्सेज है ये डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या लगेगा कि रिसोर्सेज अब डिग्रेड हो रहे हैं, या तो खराब हो रहे हैं या तो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें समझना है कि इंडिया में जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला पॉइंट हमें बताया एफॉरेस्टेशन का, ठीक है। अब एफॉरेस्टेशन हमारे पास क्या होता है, रीफॉरेस्टेशन क्या होता है, दोनों सिमिलर, वन एंड सेम मीनिंग है इनका। तो मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास डिग्रेडेशन, अगर फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन हो रही है तो कैसे हो रही है ना, फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन है तो वो कैसे हो रही है। फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन में आपने क्या देखा है कि जो ह्यूमंस हैं वो डिफॉरेस्टेशन की प्रैक्टिस को फॉलो करता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है आप सबको पता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे पास क्या होते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं इट इज द क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट में जो भी हमारे पास प्रेजेंट है, पेड़ पौधे जितनी भी वहां पे चीजें हैं, उसको क्या कर देना, उसको खत्म कर देना, डिप्लीट कर देना, उसको क्या कर देना, उजाड़ देना। तो हमने बोला इसको डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो दैट मींस डिफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस जिससे आप फॉरेस्ट को क्लियर करोगे। तो यहां पर इसका जो उल्टा होगा बच्चा वो क्या होगा कि पेड़ों को लगाना, तो डिफॉरेस्टेशन का उल्टा बन जाएगा एफॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो लैंड डिग्रेडेशन है, सबसे पहला मेजर, जो प्रोमिनेंट मेजर है वो क्या रहेगा इसका, वो रहेगा आपका एफॉरेस्टेशन या फिर रिफॉरेस्टेशन। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो डिफॉरेस्टेशन का जो यहां पर अपोजिट आएगा वो क्या आएगा बच्चा, इसका जो अपोजिट वर्ड बनेगा, अपोजिट वर्ड बनेगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, वो होगा आपका रिफॉरेस्टेशन, है ना, रिफॉरेस्टेशन होगा या फिर होगा आपका एफॉरेस्टेशन, ठीक है, एफॉरेस्टेशन। वेरी गुड, आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो। देखो आगे चलो, फिर आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, जो आपका वेस्ट है उसको इतना सही तरीके से मैनेज करना है और उसको क्या करना है, एट टाइम्स उसको रिसाइकल भी करना है, ठीक है। तो हमने देखा उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस व्हीकुलर पोल्यूशन, मतलब कि जितना भी ज्यादा क्या होगा, हमको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर स्ट्रेस करना है। आजकल देखो क्या होता है डेली लाइफ में कि आजकल तो बच्चे भी जब स्कूल जाने लगते हैं तो अपने पर्सनल व्हीकल से जाना प्रेफर करते हैं, है ना। स्कूल बस में जाना उनको अच्छा नहीं लगता, वो लोग क्या कहते हैं कि भाई मैं तो अपने स्कूटर से जाऊंगा, मैं तो अपनी स्कूटी से जाऊंगी। तो क्या होता है कि जितनी ज्यादा गाड़ियां, जो पर्सनल जो आपकी अकोमोडेशन, आप जितना ज्यादा उसको यूटिलाइज करोगे उतना ज्यादा पोल्यूशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहां पर क्या चीज बताई गई है बच्चा, कि आपको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज करना है, उसको यूज करना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। वेरी गुड, आगे चलो क्या बताया यहाँ पर, यूजिंग इको फ्रेंडली फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि आपको क्या करना है, जो भी आपके ऐसे फ्यूल्स होंगे जिससे कि ज्यादा पोल्यूशन ना आए, तो आपने वैसी तरीके की जो है बच्चा क्या यूज करनी है, वैसे तरीके के इको फ्रेंडली फ्यूल्स को यूज करना है और उन टेक्नोलॉजीज की तरफ जो है बच्चा स्विच करना है। अब यहां पर क्या बोला गया है कि जितनी भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड लॉज है उनको और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना हमें चाहिए, सो दैट हम एनवायरमेंट की जो भी एक खस्ता हालत हो रही है हमारे आज के टाइम में उसको हम प्रिवेंट कर सके, उसको हम रोक सके, उस पर फुल स्टॉप लगा सके, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
ये देखो, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती है, उसकी एग्जांपल बताओ। तो भाई इसके आंसर में आप क्या बताओगे कि बेसिक इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो सप्लाई करती हैं अपने प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, वो क्या करती हैं, हम यहाँ पर इन शॉर्ट लिख सकते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज वो जो क्या करती है मैम, जो हमारे पास रॉ मटेरियल को भेजती हैं टू अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो क्या लिखा है यहां पर, रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करती हैं। ठीक है, सप्लाई करती हैं। अब हमने देखा कि इसको बच्चों क्या बोला जाता है, इसको बोला गया बेसिक इंडस्ट्रीज। क्या बोला गया इसको, बेसिक इंडस्ट्रीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो क्या करेगी, जो खुद क्या करती है, दोज इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, ये खुद क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं इन्हीं रॉ मटेरियल्स की और इन्हीं को फर्दर दूसरी किसी इंडस्ट्री को जो है एज रॉ मटेरियल जो है वो बच्चे क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं, सो दैट वो उनसे कोई फाइनल गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट्स की जो है बच्चा फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, उनको बना सके। तो ऐसी जो भी इंडस्ट्रीज होंगी उनको हम बोलेंगे बच्चों बेसिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है, राइट सम एफर्ट्स एंड सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अब आपको पता है कि कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो वहां पे बहुत सारी ही, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी ही, आपको पता है, आपकी अगर स्टेट की स्पेसिफिकली बात करें, एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो आपको पता है कि कितनी ज्यादा वहां पर बच्चा क्या पाई जाती है, कितनी ही ज्यादा अमाउंट में वहां पे नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला गया है कि और भी ज्यादा अगर उनको अच्छा करना हो, ठीक है, तो उसके लिए कोई भी सुधार जैसे हमें करने हो तो क्या क्या चीजें हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हमें यहां पे बताना है। तो हमें क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट, दैट मेकिंग इनर पार्टी इलेक्शंस मैंडेटरी। इससे क्या होगा कि जो लोग पार्टी के अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल होल्ड करते हैं, जब हम पार्टी के अंदर ही इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे ना, तो जो पोटेंशियल लोगों ने वहां पे होल्ड किया होगा उनको भी एक फेयर चांस मिलेगा खुद को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दूसरी बात क्या है कि जितना भी आप वहां पर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जो भी आप खर्च कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कैंपेनिंग में पैसा खर्च कर रहे हो तो उसके लिए काफी ज्यादा क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी से उन चीजों को यूटिलाइज किया जाना चाहिए, सो दैट कोई भी फ्यूचर में फर्दर क्लैश ना हो वहां पे। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट भी हमने देख लिया कि यहां पर क्या होना चाहिए बच्चा, यहां पर होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो है बच्चा वो क्या बताया, दैट लिमिटिंग द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन पॉलिटिक्स। आपको पता है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्या होती है। ठीक है, क्या होती है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जहां पर बेसिकली जैसे मान लो कि पहले ग्रैंड फादर थे, ठीक है, ग्रैंड फादर थे सेम पार्टी में, फिर जो है वहां पे फादर आ जाएगा। ठीक है, फादर आ जाएगा और फादर के बाद जो है बेटा जो है वहां पे उसको रूल कर रहा है। ठीक है, सन हो या फिर डॉटर हो, तो बेसिकली ये जो फैमिली एक सक्सेशन, नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास क्या हो रही है, पावर्स ट्रांसफर कर रही है, हमें उसको रोकना है। ठीक है, हमें उसको क्या करना है, क्रब करना है, उसको हमने क्या करना है बच्चा, रोकना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि और भी जो नई नई पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनको पावर में आने का क्या मिलेगा बच्चा, फेयर चांस मिलेगा और वो अपने तरीके से लोगों के लिए कुछ अच्छा ला सकते हैं। ठीक है, कुछ बेहतरीन पॉलिसीज लेके आ सकते हैं। तो हमने क्या करना है बच्चा, जो डायनेस्टिक पॉलिसीज है, जो परिवार दर परिवार एक वहां पर स्थापना की गई है, हमें इसको बच्चा बहुत ज्यादा रोकना है और उसको कम करना है। ठीक है, अब हमने देखा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या बात कर रहा है, फोर्थ पॉइंट हमें बता रहा है प्रमोटिंग ऑनेस्ट एंड एजुकेटेड कैंडिडेट्स। आपको पता है कि जितने भी पढ़े लिखे हमारे पास कैंडिडेट्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा वहां पर इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा पॉलिसीज का। ठीक है, जितनी ज्यादा अलग अलग पॉलिसीज वहां पर बनेंगी, आपको पता है कि वहां पर क्या होगा, फिर और ज्यादा लोगों को डीपर रूट लेवल तक जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनका सोल्यूशन जो है बेटर तरीके से लाया जाएगा। आपको पता है जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो हमारे पास माना जाता है कि वो फेयर चीजों को यूज करके वहां पर अच्छी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें जो कि आपका फिफ्थ पॉइंट। तो यहां पे क्या बोला गया है, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट्स। मतलब कि जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं है,
वो एकदम तबाही वाला उनका जो है बैकग्राउंड है, जैसे कि आपको देखने को मिलते हैं। मैं एग्जांपल तो नहीं दूंगी, अच्छा नहीं लगता किसी की एग्जांपल लेना, तो हमें क्या करना है बेसिकली बस इस बात को समझना है कि जिसका भी बैकग्राउंड काफी अच्छा ना हो, मतलब कि वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिसने कोई ऐसे एज सच रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट किया होगा, लोगों को उसका हाथ होगा धमकी देने में, डराने में, तो वो क्या ही लोगों को गवर्न करेगा, है ना। तो वो और भी ज्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा, करप्शन को लेकर आएगा, बहुत ही गुंडागर्दी लेकर आएगा। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि इस तरीके के जो भी बैकग्राउंड रखते हैं कैंडिडेट्स, उनको पावर में नहीं आना चाहिए और उनको कोई भी ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5। वो आपसे क्या पूछ रहा है, एग्जामाइन द मेन चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज। जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके सामने क्या क्या ऐसे डिफिकल्ट चीजें जो है वो आती हैं, जिसको यहाँ पर क्या करना है बच्चा, जिसको यहाँ पर एज अ चैलेंज की तरीके से माना गया है और उसको किस तरीके से बच्चा सेटल किया जा सकता है। ठीक है, तो जो मेन चैलेंजेस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी है ना, वो कहीं ना कहीं लैक करती है। ठीक है, वहां पर नहीं प्रेजेंट होती, तो एब्सेंस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसीज आप बोल सकते हो। जो सबसे पहला चैलेंज है दैट इज द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो, ठीक है, ये कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसके ही अंदर जो भी अलग अलग चीजें हैं, इनको क्या होना चाहिए, ये एक ही आवाज में बात करने चाहिए। ठीक है, अगर यहां पर अंदर ही इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होगी, ठीक है, इफ देयर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी, तो पार्टी का जो भविष्य है बच्चा, वो क्या है, वो खतरे में है। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को यहां पे मिलती है। The concentration of power in one or fewer leaders at the top। बेसिकली यहां पर क्या होता है, मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ। मान लो ये कोई भी ए लीडर है, जब भी इस पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शंस कंडक्ट किए, तो यही जो ए है, इसी को बार बार पावर्स दी जाती हैं, इसी को वहां पे क्या बनाया जाता है, इसी को बार बार वहां पे आगे चल के सीएम बना दिया जाता है। अब बेसिकली जो पार्टी में दूसरे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो पार्टी में और भी लोग जिनके पास पोटेंशियल है, उन लोगों को भी फेयर चांस मिलना चाहिए अपनी जो पोटेंशियल है उसको शोकेस करने का। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि इंटरनल डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल पार्टीज में, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। बट आज के सिनेरियो में हमें क्या देखने को मिलता है कि देयर इज नो सच इंटरनल डेमोक्रेसीज प्रेजेंट। ठीक है, यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर एक से बढ़कर एक जो है वो चीजों को किया जा रहा है। मतलब कि किसी को भी ज्यादातर राइट्स नहीं दिए जा रहे कि तुम भी आगे बढ़ो। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया जा रहा है, जो एक सत्ता में है उसी को सारी पावर्स दी गई। यहाँ पे तो मोनार्क वाला सिस्टम लगा दिया इन्होंने, किंग लुइस 16 की तरह, नेपोलियन की तरह। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि क्या बात करता है, डायनेस्टिक सक्सेशन की बात करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वही सेम लोग अपनी ही फैमिली में बार बार नए जनरेशन में लीडर्स को लेके आ रहे हैं, जिससे बाकी के लोगों को तो कोई भी फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। जो लोग चाहते हैं पावर में आना, उनको कोई ऐसा सच मौका नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बेसिकली हमने क्या देखा कि एक ही फैमिली बार बार, जैसे कि गांधी परिवार। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कांग्रेस को किसने पूरा का पूरा कवर करके रखा है, गांधी परिवार ने कवर करके रखा है। अब क्या है, क्या कांग्रेस किसी और के नाम से भी जानी जाती है मास लेवल पे, तो लोगों को ज्यादातर गांधी परिवार के नाम से कांग्रेस को वो जानते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हो सकता था कि कोई और विद इन द सेम पार्टी, अगर वो अपनी फैमिली के ही सक्सेशन को छोड़ के किसी और को मौका देते, तो वो आज एक अच्छे लेवल पे वहां पे काम कर रही होती। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। नेक्स्ट हमने क्या देखा बच्चा, मनी एंड मसल पावर, मतलब कि पैसे का इस्तेमाल और जो भी मसल पावर है, ये थर्ड चैलेंज है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, पैसे का रोल ज्यादा देखा गया है। अब क्या है कि जो दो तरीके के यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स मैं आपको बताती हूँ दूसरे कलर से। ठीक है, मान लो एक ए है और दूसरा हमारे पास कौन है, बी। ए के पास बहुत सारे पैसे हैं, बी के पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है। अब ये ए क्या कर रहा है, ये हमारे पास अनफेयर मीन से चीजों को जीतने की कोशिश कर रहा है, मगर जो बी है ये हमारे पास क्या है, ये सिर्फ फेयर चीजों को करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचता है। ठीक है, ही थिंक्स अबाउट द पीपल। अगर ये लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, ठीक है, अपनी जनता के बारे में सोचता है, फिर भी हमने देखा कि इसको जो है बच्चा पावर में आने का चांस नहीं मिला, क्योंकि जो ए है इसने पैसे का इस्तेमाल करके, ठीक है, पैसे का इस्तेमाल करके और
जोर जबरदस्ती से लोगों को डरा धमका के अपने हिस्से में जो है सारे के सारे वोट्स डलवा दिए, जिसकी वजह से जो हमारे पास और भी ज्यादा पोटेंशियल, हाईली पोटेंशियल कैरी करने वाला कैंडिडेट था, उसको पावर में आने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो ये चीज की बात हमने भी यहाँ पे की। उसके बाद बेसिकली हमने देखा बच्चा कि जो ड्रॉबैक है, एक और जो चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी का, वो क्या है, मीनिंगफुल चॉइस का। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, द फोर्थ चैलेंजेस इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। बेसिकली हाँ, जैसे वही मैंने बात की गांधी परिवार की, अब लोगों को पता है कि हमें इसको वोट नहीं करना। ठीक है, हो सकता है कि वो अगर कोई दूसरी अच्छी चॉइस ऑल्टरनेट प्रोवाइड करे लोगों को, तो लोग उस पर भरोसा करना शुरू कर दें, है ना, और वो पार्टी के फेवर में भी काफी अच्छा हो। बट एज सच देखा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमारे पास ऐसा कोई भी चीजों को इंप्लीमेंट करने का इरादा नहीं रखती है, जिसकी वजह से उनको ड्रॉबैक्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज व्हाई इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन कंपैरिजन टू रेल ट्रांसपोर्ट ग्रोइंग इन इंडिया। मतलब कि जो रोड रास्ता जो है बच्चा, लैंड ट्रांसपोर्ट, वो हमारे पास लैंड में ही आते हैं। बेसिकली लैंड में ही आपका रोड भी आता है, रोड ट्रांसपोर्ट भी, और लैंड में ही आपका रेल ट्रांसपोर्ट भी आता है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमारे पास जो रोड है ना, इसको ज्यादा डोमिनेंस क्यों दी जा रही है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है ओवर द ट्रेन वाले रास्ते के ऊपर। ठीक है, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, तो ये पूछ रहा है कि रेलगाड़ी छुक छुक के ऊपर जो है आपका रोड ट्रांसपोर्ट को क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है इंडिया में। आओ उसकी बात करते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या है बच्चा, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन कंपैरिजन टू रेल ट्रांसपोर्ट इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। आपको जब भी आंसर्स लिखोगे याद रखना है मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी शीट पे दिखना चाहिए वो है पॉइंट्स। ठीक है, एसएसटी में जब भी बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखोगे वो किसी को भी मीनिंगफुल नहीं लगेगा। जब भी पॉइंट्स दोगे ना, क्योंकि चीजों को प्रेजेंट करने का आपको पता है, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही चलता है। तो यही चीज आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है, और आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए अभी तक कि जो आपके एसएसटी की आंसर शीट है उसमें आपको पॉइंटर्स में आंसर मेंशन करना है। यू हैव टू मेंशन द पॉइंट वाइज आंसर इन योर आंसर शीट, बस ये चीज याद रखना। ठीक है, तो बात करते हैं पहले पॉइंट की, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन द रेलवे लाइन। सबसे पहला कि रोड को क्यों ज्यादा डोमिनेंस दी जाती है, क्योंकि रेलवे लाइंस की कंस्ट्रक्शन से ज्यादा जो हमारे पास चीपर पड़ता है वो है रोड की कंस्ट्रक्शन। रोड कैन पास थ्रू कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटेड टोपोग्राफी। ठीक है, अंडुलेटेड क्या मतलब कि ऊबड़ खाबड़, जैसे अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो ये जिगजैग जो पैटर्न रास्ते का बनेगा, ये रेलवे ट्रैक के लिए नहीं बन सकता है, मगर ये रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बन सकता है। तो इसीलिए ज्यादा डोमिनेंस किसको दी गई, यहाँ पर दी गई रोड ट्रांसपोर्ट को। बहुत ही आसान है। ठीक है भाई, बहुत आसान है, क्या है ये, कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। ठीक है, देन रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूअर पर्संस एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्टर डिस्टेंस। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर छोटे छोटे डिस्टेंस पे आपको जाना हो तो ज्यादा इकोनॉमिक और थोड़े चीजों के लिए, थोड़े लोगों के लिए आपको क्या लगेगा, रोड ट्रांसपोर्ट ही ज्यादा आपको सही बेटर लगेगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट की बात करें, इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। ठीक है, मतलब कि जो है ये क्या करता है, रोड ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस देता है। मतलब कि अगर आप बाय रोड जा रहे हो ना, तो आप अपनी गाड़ी अगर लेके जा रहे हो रोड से, तो अपने घर से के दरवाजे से लेकर दूसरे के घर के जहां आपको जाना है उसके दरवाजे तक बाहर आप गाड़ी लगा सकते हो। ठीक है, बट रेल में अगर जाओगे, ट्रेन में अगर ऐसा जाओगे तो छुक 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 करते ही रह जाओगे, और आपको रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, और रेलवे स्टेशन से उतर के भी आपको बाय मीन्स ऑफ कैब, ऑटो, रिक्शा, टांगा ये सब चीजों का यूज करके फिर आप जो है जहां पे भी आपको जिसके भी घर जाना है, ठीक है, आप वहां पे उस मीन्स को यूज करके ही पहुंच पाओगे। तो रेल आपको डोर टू डोर कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, फिर हम बात करें, इट इज यूज्ड एज feeder to other modes of transport to reach any destination, be it railway station, seaport or airport, one needs to travel through the roads। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि चाहे आप रेलवे स्टेशन से ट्रेन के थ्रू सफर करना ज्यादा पसंद करो या जहाज के थ्रू उड़ान भरना पसंद करो, फिर भी आपको रोड्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कनेक्टिव जो पॉइंट है, जो एक रेलवे स्टेशन को किसी के घर से कनेक्ट कर रहा है, वो रोड है। तो बेसिकली रोड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, तो ये चीजें जो बेसिक लाइफ में आप यूज करते हो बच्चों, यही आपने लिख डालना, बस लिख के आ जाना। ठीक है, बस आगे बच्चा क्या पूछा जा रहा है आपका, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विथड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसको
विड्रॉ करने का एकमात्र पॉइंट जो है बच्चा वो क्या था, क्यों उन्होंने विड्रॉ करने का सोचा नॉन कॉर्पोरेशन? एनसीएम बेसिकली इसको बोला जाता है। एनसीएम ये आपका किधर से आएगा, हिस्ट्री से आएगा। और आपको पता है कि जो नेशनलिज्म इन इंडिया है वो ऑलमोस्ट आपके 7 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, बहुत अच्छी वेटेज जो है ये होल्ड करता है। और आपको पता है कि ये जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, ये सब आपके काम का उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 नंबर की चीजें आपको वहां से पूछी जाएंगी। तो ज्यादा मार्क्स आपको नेशनलिज्म इन इंडिया से है। तो कुछ कुछ मेन टॉपिक्स में आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, फॉर श्योर देखने को मिलेंगे। ध्यान से आइए पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई आपका एनसीएम के बारे में अगर बात करें तो इट वाज विड्रॉन बाय गांधी जी इन 1990 इन 1922, ठीक है। 1922 में इसको विड्रॉ किया गया था आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो है 1922 में गांधी जी ने इसको बंद कर दिया था, क्योंकि इसमें बेसिकली काफी हद तक जो है वो वायलेंस देखने को मिली थी। और आपको पता है गांधी जी का हर एक जो चीज थी, सबसे पहला नारा ही उनका ये था, अगेंस्ट वायलेंस। वो वायलेंस को पसंद नहीं करते थे और ना ही किसी को कहते थे कि तुम वायलेंस का रास्ता अपनाओ, ठीक है। तो देखो, इन दिस इंसिडेंट अ ग्रुप ऑफ एंग्री प्रोटेस्टर्स, जो कि एनसीएम में प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंग्री प्रोटेस्टर्स किसके? एनसीएम के, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब पूरे जो है कंट्री में चलाया था, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पर क्या देखा गया था कि एनसीएम के कुछ गुस्सैल प्रोटेस्टर्स, ठीक है, वो क्या एंग्री बर्ड बनकर कहाँ चले गए? पुलिस के साथ उन्होंने भिड़ना शुरू कर दिया। एंड सेट ऑफ पुलिस स्टेशन एंड सेट अ पुलिस स्टेशन ऑन फायर। उन्होंने क्या कर दिया? 22 में पुलिस स्टेशन पे ही अटैक कर दिया, ठीक है। पुलिस स्टेशन को जला दिया। सब कुछ ही जला देंगे अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जला देंगे, इस तरीके से फायर लगा दी। कहां पर लगा दी? पुलिस स्टेशन में लगा दी, चोरी चोरा इंसिडेंट पे। गाने से याद रख लेना, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो बेसिकली क्या देखा गया कि वहां पर जो है 22 पुलिसमैन, ये देखो, ये जो 22 आपको देखने को मिलेगा, इसी से याद रख सकते हो कि 22 पुलिसमैन की वहां पे जान चली गई थी। गांधी जी से बहुत ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि वो वायलेंस पे बिलीव नहीं करते थे। वो नॉन वायलेंस के जो है फेवर में थे कि हमें जो है ये ऐसा मार काट जो है वो नहीं करनी है, मार धाड़ नहीं करनी है, हमें बेसिकली चुपचाप शरीफों की तरह वहां पे प्रोटेस्ट करना है और उसी से हम जो है अपनी हर एक चीज को अचीव कर पाएंगे। और उनको लगा कि लोगों ने अभी भी जो है वो इतने बड़े लेवल के मूवमेंट के लिए रेडी नहीं है, और उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये हमारे पास नॉन वायलेंस का जो सत्याग्रह और ये सारी चीजें जो मैंने बताई लोगों को, वो उनको अभी भी क्लियरली समझ में नहीं आई है। तो इनको लगा कि मुझे और भी ज्यादा डीपर लेवल पे पहले खुद जाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसके चलते गांधी जी ने एनसीएम को बंद करा दिया था कि अब जो है बच्चा एनसीएम और भी ज्यादा आगे हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि लोग काफी ज्यादा वायलेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो मेजर इंसिडेंट क्या था? चौरी चौरा इंसिडेंट। और उसके बाद पूरा का पूरा इमीडिएटली एनसीएम को बंद कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि QIM, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें अगर बच्चों, तो आप सभी को बेसिकली पता ही होगा, वैसे तो पता होगा क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, ठीक है। तो क्या बोला था इन्होंने? अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। एक मिनट पानी पी लेती हूं। तो बेसिकली यहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम QIM के नाम से भी जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 में हमें देखने को मिला था, जो 8 अगस्त 1942 में जो है लॉन्च हुआ था बॉम्बे में बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जिसको किसने लीड किया था? गांधी जी ने लीड किया था, ठीक है। और इनका स्लोगन क्या था? डू और डाई, आइदर गेट फ्रीडम और डाई इन द स्ट्रगल। डू और डाई का यहाँ पर जो है स्लोगन काफी ज्यादा फेमस होता। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या बोला था? डू और डाई, या तो करो या तो मरो, ठीक है। करो क्या? आजादी के लिए प्रयास, और मरो कहां? आजादी के लिए, ठीक है। अब देखो दूसरा इन्होंने क्या बताया, इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पीरियड पे क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। और यही वो पीक टाइम था जब ब्रिटिशर्स अपने एकदम से वीक पे आ चुके थे। इसी वजह से जो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स की इंगेजमेंट हुई, उसी के बाद इंडिया जो है वो और ज्यादा राइज कर पाया था और वो जो है आजादी की तरफ अपना कदम बढ़ा पाया था। द मूवमेंट एम्ड एट फोर्सिंग ब्रिटिश टू लीव इंडिया इमीडिएटली। इनको बोला गया कि भारत छोड़ो और निकलो यहां से, ठीक है। और जो टॉप लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर दिया गया था, मगर फिर भी लोगों ने उनका जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू रखा।
ठीक है। और यहां पर हमने देखा कि यही वो इकलौता ऐसा मूवमेंट था जो मास मूवमेंट की तरह सामने उभर कर आया, और 1942 तक लोग काफी ज्यादा जो है स्ट्रगल को समझ चुके थे, ठीक है। अब इन्होंने प्रोटेस्ट भी किए, स्ट्राइक्स की, इन्होंने डिस्ट्रक्शन किया कम्युनिकेशन सिस्टम का, ठीक है। अब हमने क्या देखा, इट वॉज सप्रेस्ड, इसको सप्रेस कर दिया गया था। इट शोड दैट ब्रिटिश could no longer rule India without Indian support, ठीक है। और इससे क्या पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया की सपोर्ट के बिना इंडिया पे रूल ही नहीं कर सकते। तो ये बात जब लोगों को समझ में आई तो उनको पता चल गया कि हमें अब इनसे जो है क्या करनी है, इनसे मतभेद जो है वो पाल लेना है, इनकी बात पे हाँ में हाँ नहीं मिलानी, तब जाकर हम जो इंडिया को फ्री कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था QIM, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए दैट इज दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है आपका वो 1930 में आपको देखने को मिला था, ठीक है। अब हमने देखा कि ये पार्ट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो CDM है, ठीक है, CDM है, इसमें क्या बोला था कि आपको किसी भी चीज यू हैव टू डिसोबे करना है ब्रिटिशर्स को। किसको करना है? ब्रिटिशर्स को डिसोबे करना है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियंस ने उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू किया था, इसीलिए वो भारत को इतने लंबे टाइम तक रूल कर पाए थे। बट हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चा, कि अगर भारत के जो लोग हैं यही डिसोबे करना शुरू कर जाए, तो हमने क्या देखा बच्चा कि इसी के साथ साथ जो ब्रिटिशर्स है उनके मन में जो सपोर्ट था वो एकदम से खत्म हो गया, जो ब्रिटिशर्स है वो वीक पड़ गए, और उसके बाद ही जो है आपको इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है। अब देखो गांधी जी वॉक, इसमें बेसिकली अगर दांडी मार्च की बात करें, मार्च आपको पता है पैदल पथ यात्रा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, कितना चला था, 240 किलोमीटर, कहां से कहां तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक, ठीक है। और कितने लोग उनके साथ थे, 78 फॉलोअर्स के साथ में इन्होंने अपना सफर जो है वो तय किया था। 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या किया था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। क्या किया था, सॉल्ट लॉ को ही ब्रेक द सॉल्ट लॉ, ठीक है। अब सॉल्ट लॉ की बात करें तो यहाँ पे ना क्या किया गया था, मोनोपोली दे दी थी कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही है जो यहाँ पर सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि अब हम ब्रिटिशर्स से कोई भी चीजों का क्या करेंगे बच्चा, कोई भी इनके साथ जो है वो एग्रीमेंट नहीं मानेंगे, कोई भी इनकी बात नहीं मानेंगे। अगर डिसओबे होने की बात थी तो यहाँ पर बोला गया कि अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्ट को, नमक को खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि नमक ही एकमात्र ऐसी चीज है जो भारत के हर एक घर को जोड़ती है, ठीक है। टेस्ट कहाँ है, तो टेस्ट है आपके नमक में, ठीक है। तो इसीलिए सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके ब्रिटिशर्स को एक शट अप कॉल दी गई थी और बोला गया कि अंग्रेजों, इट इज द पीक टाइम, अब आपको जो है अपनी चीजों को समेट कर भारत को छोड़ के चले जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला गया, दिस सिंबॉलिक एक्ट एनकरेज पीपल टू डिसोबे अनजस्ट लॉज पीसफुली। और इसी के बाद हमने देखा द मूवमेंट स्प्रेड, पूरी की पूरी देश में ये मूवमेंट जो है फैल गया था आग की तरह। इसमें स्टूडेंट्स जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, विमेन्स ने और वर्कर्स ने भी इसको ज्वाइन किया था। फिर अगला जो है आपसे किसके बारे में पूछा गया है, प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसके बारे में आप क्या जानते हो? इसमें क्या देखा हमने कि जो भी हंटिंग थी एंडेंजर्ड स्पीशीज की, उसको जो है वो बैन कर दिया गया, मना कर दिया गया। अब बेसिकली कि हम बैन ऑफ हंटिंग, अब हंटिंग किसकी नहीं कर सकते हो, बेसिकली तो आपको किसी भी जानवर की नहीं करनी चाहिए, बट यहाँ पे बात की जाती है एंडेंजर्ड स्पीशीज की, ऐसी स्पीशीज जो कि क्या है बच्चा, खतरे में है, जो अब खत्म होने वाली है और ज्यादातर पाई नहीं जाती, क्योंकि अगर आप इनकी ही हंटिंग करोगे तो ऑलरेडी इनका नंबर बहुत ज्यादा कम रह गया है। आप अगर इनको हंट करोगे तो इनका नंबर ड्रास्टिकली क्या है, काफी ज्यादा नीचे आ जाएगा और वाइल्ड लाइफ को बहुत बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा हमने देखा कि हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चा, इसके थ्रू कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को बनाया गया, जैसे कि नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, जहां पर ह्यूमंस की जो एंट्री है वो काफी कम है, ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा कम है, और लोग जो है बच्चा इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाते। नेशनल पार्क्स और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यहाँ पर जो एनिमल्स है, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स है, उनको यहाँ पर एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है और वहां पर उनको जीरो ह्यूमन हिंड्रेंस या इंटरफेरेंस वो मिलती है, ठीक है। और जो यहाँ पे जानवर है वो ज्यादा अच्छे से यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको वाइल्ड लाइफ में बस वाइल्ड लाइफ के बारे में धक धक पॉइंट्स लिख देने, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एंड अगर हम बात करें इसके थर्ड पॉइंट की, तो यहाँ पे क्या बोला गया बच्चा, इट
रेगुलेटेड ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स में जो एलिफेंट है ना, एशियाटिक एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट के जो दांत है, कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो जो इसके दिखाने वाले दांत है उसको टस्क बोला जाता है, ठीक है। जो हाथी के दांत होते हैं, ऐसे होता है ना हाथी, ऐसा है हाथी, ये उसका लंबा सा सूंड है, ठीक है, इसका सूंड है, और ऐसे उसके यहाँ पे आपको टस्क देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऐसे टस्क है उसके, और ये हाथी, ये उसका दूसरा कान, तो ऐसा हाथी होता है, ये पूंछ है हाथी की, ये हाथी का एक पाँव, ये हाथी का दूसरा पाँव, आगे ये बन गया एलिफेंट, ठीक है। ये कौन बन गया, ये बन गया एलिफेंट। अब इसकी एक आंख में बना देती हूँ, चलो। ये जो एलिफेंट है और यहाँ पे इसका माउथ है ये कनिंग लग रहा है थोड़ा सा एलिफेंट। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके यहाँ पर एलिफेंट के आपको ये जो दांत देखने को मिल रहे हैं, जो दिखाने के हैं बस, खाने के नहीं है, इनको बोला जाता है टस्क। इससे आइवरी बनाई जाती है, ठीक है। ये क्या है, हमने देखा कि इधर से जो है ज्वेलरी बनाई जाती है, ज्वेलरी लोगों को पहनने का बहुत शौक होता है, तो हमने देखा कि ज्वेलरी यहाँ से बनाई जाती है, और एलिफेंट्स की हंटिंग की जाती है ताकि इसके टस्क को निकाला जाए। कुछ तो जिंदा ही उनके टस्क को निकाल दिया जाता है, सोचो कितना पेनफुल और दर्दनाक होता है जानवरों के लिए। इसीलिए हमने लाया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि एक एक जानवर को उसकी जो डिजर्विंग रिस्पेक्ट है बच्चा, वो उसको मिले, और कोई भी उसको तंग ना करे उसके खुद के घर में आकर, ठीक है ना, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो क्या है, वो घर है इन जानवरों का, ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। आगे देखो, यहाँ पे बोला गया कि जो भी इन सभी लॉज को वायलेट करेगा, ठीक है, जो भी इन सभी लॉज को क्या करेगा, इनको वायलेट करेगा, उसको बोला गया कि तुम्हें मिलेगी दंडनीय अपराध, मतलब तुम्हें मिलेगा पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये एक चीज हो गया। आगे चलते हैं, आगे आपको देखने को मिल रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस और बायोडाइवर्सिटी की ह्यूमंस की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। अब पहले हम ये देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, देखो, द टर्म बायोडाइवर्सिटी, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, लिटरल मीनिंग में इसको ब्रेक डाउन करें, तो ये जो पहला वर्ड और जो दूसरा वर्ड, इसका अलग अलग मीनिंग है। द टर्म बायोस, ठीक है, जो बायोस है इसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है, इसका मतलब होता है लाइफ, और जो डाइवर्सिटी है इसका होता है वैरायटी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि अलग अलग लिविंग स्पीशीज की वैरायटी, चाहे वो क्या हो, फ्लोरा हो चाहे वो फौना हो, ठीक है। अब फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है, फ्लोरा हो गया जो भी वहां पे प्लांट स्पीशीज होगी, और फौना हो गया जो भी वहां की एनिमल स्पीशीज होगी। तो बेसिकली बोला गया है कि यहां पर बायोडाइवर्सिटी में जो है हम किससे डील करते हैं, वो हम लिविंग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनसे डील करते हैं विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी बनाती है। इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमंस, वो क्या हो सकती है बच्चा, इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, वो आपको देखने को मिल रही है दैट इट प्रोवाइड्स अस विद फूड, खाना जो है वो हमें मिलता है, मेडिसिन मिलता है, और अलग अलग रॉ मटेरियल्स यहाँ से मिलते हैं। अगर हम बैलेंस बनाए, ये हमने क्या देखा, बायोडाइवर्सिटी जो है वो बैलेंस बनाती है इन नेचर, लाइक पॉलिनेशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। कहीं हद तक हम बोल सकते हैं पोल्यूशन के लिए भी, कैसे, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ आप क्या लगाओगे, पेड़ लगाओगे, उतना ही ज्यादा वहां पे वो एयर जो है फ्रेश एयर प्रोवाइड करेगी, और ज्यादा हवा में, और जो है पोल्यूशन को कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे हमें पता चलता है कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमंस की लाइफ में। इट हेल्प्स इन इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक क्लाइमेट रेगुलेशन, ठीक है। वैसे ही मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो प्लांट स्पीशीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्रीज हो गए, ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज हो गए। हमने देखा कि जो ट्रीज है, जब ज्यादा धूप हमारे पास आती है वो इनफिल्ट्रेट कर देती है, ठीक है। पेड़ क्या करते हैं, ऊपर ही ऊपर जो है वो धूप को कैप्चर कर लेते हैं, सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं, और जो सनलाइट होती है वो नीचे डीपर लेवल तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। नो पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट इन द डीपर लेवल्स, ठीक है। तो ये हमें किससे मिलता है फायदा, ये हमें इकोसिस्टम सर्विसेज की एक एग्जांपल है जो क्लाइमेट को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। कल्चरल एंड रिक्रिएशनल इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है।
बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, कुछ जो प्लांट स्पीशीज हैं वो हमारे लिए क्या है, कल्चरली जुड़े हुई हैं, ठीक है, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है। जैसे हमने देखा बनियान ट्री, ठीक है, बरगद का पेड़ उसकी पूजा की जाती है, नीम का पेड़ उसकी पूजा की जाती है, पीपल का पेड़ उसकी पूजा की जाती है। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि कुछ ऐसे भी पेड़ है जिनका एस्पेक्ट, एक कल्चरल एस्पेक्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ है और ह्यूमंस उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। जैसे हम बात करें, अगर एनिमल्स में बात करें तो हम कहते हैं कि जो गौ माता है उसकी हम पूजा करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अलग अलग तरीके से बोला गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ह्यूमन उससे कल्चरली भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा जो है वो कोशिशें, एफर्ट्स भी डालता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिली। आगे चलते हैं, आगे आपका जो है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ यूनिटरी वन। अगर आप बात करोगे कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ यूनिटरी वन, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली क्या करता है, इसमें पावर्स को शेयर किया जाता है, इसमें होता है शेयरिंग ऑफ पावर्स, ठीक है। मगर अगर आप बात करोगे यूनिटरी गवर्नमेंट की तो यहाँ पे नो पावर शेयरिंग, यहाँ पे कोई भी पावर्स में शेयरिंग नहीं की जाती है, ठीक है। अब देखो फेडरल में सबसे पहले हमने क्या देखा, अंडर दिस टाइप पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अगर हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट की, ठीक है, अगर हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट की तो इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बात किसकी हो रही है, पावर शेयरिंग की बात हो रही है। किसकी हो रही है, पावर शेयरिंग की बात हो रही है, ठीक है। अब यहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है बच्चा, यहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो फेडरल टर्म है इसका मतलब है पावर्स को शेयर करना। अगर हम इंडिया की बात करें तो पावर जो है वो किस किस के बीच में डिवाइड की गई है, मैं आपको ये पूछूं अगर, तो आप सभी को पता है, आप लोग मुझे बताओगे मैम द पावर इज बीइंग डिवाइडेड बिटवीन द, सबसे पहले हमें ऊपर कौन देखने को मिलता है, क्या हो गया ये, सबसे पहले हमें ऊपर क्या देखने को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। इसके बाद जो है पावर्स को फिर से फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर्स दी गई, ठीक है, स्टेट को बोला गया कि अब तुम भी कुछ पावर्स ले लो। अब और भी ज्यादा डीपर लेवल पे हमने क्या देखा बच्चा, कि लोकल गवर्नमेंट्स को भी लाया गया, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स को भी लाया गया। इसको बोला जाता है आपका, इसको बोला जाता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज वर्टिकल, CAL, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि पावर्स को डिवाइड किया गया है वर्टिकली। सबसे ज्यादा पावर्स आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सबसे उससे कम जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है और सबसे कम जो है लोकल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इस तरीके से पावर्स को शेयर किया गया इंडिया में, और जहां पे भी पावर शेयरिंग जो है देखी जाती है वहां पे फेडरलिज्म को माना जाता है कि फेडरलिज्म एग्जिस्ट करती है। और फेडरलिज्म जो है बच्चा वो हमारी डेमोक्रेसी का एकमात्र सबसे बड़ा जो है वो फीचर है, ठीक है। अब चलो वापस से एक बार कंपैरेटिव इस पे देखते हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में पावर को शेयर किया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल गवर्नमेंट जो है बच्चा देखी गई है जो पूरे की पूरी पावर्स को अथॉराइज करती है। जैसे कि यूनिटरी गवर्नमेंट में आप बोलो कि जैसे मोनार्क्स हुआ करते थे, ठीक है, मोनार्क्स जो किंग रूल हम बेसिकली बोलते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है यूनिटरी गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो फेडरल गवर्नमेंट में हमारे पास क्या है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स भी है, ठीक है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा जो है आपको क्या है, यूनियन लिस्ट, आपको स्टेट लिस्ट और आपको कॉन्करेंट लिस्ट, और उसके अलावा रेजिडोरी लिस्ट भी जो आपको देखने को मिलेगी। वो क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला जो सेंटर है उसके कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर ये अपनी सारी की सारी पावर्स को अथॉराइज कर पाएगा। अब वो क्या है, वो सारी चीजें किस में आएंगी, वो आ जाएंगी आपकी यूनियन लिस्ट में। किस में आ जाएगी, यूनियन लिस्ट में। फिर अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट की तो वो आपकी किस में आ जाएगी बच्चा, यूनियन स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। ये आ जाएगी उसका, अच्छा लोकल का नहीं है, उसके अलावा ही अदर देन दिस एक जो है थर्ड हमारे पास देखने को मिलती है लिस्ट, वो है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें हमारे पास क्या है, कॉन्करेंट में जो है वो यूनियन गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट वो भी अपना सुझाव दे सकती है, रूल्स रेगुलेशन बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी। जैसे कि एग्जाम्पल है इसकी एजुकेशन, मैरिज, ठीक है, एजुकेशन, मैरिज, तो ऐसे ऐसे करके आप जो है यहाँ पे देख सकते हो एक्सेट्रा। इसके अलावा जो चीजें कॉन्करेंट में नहीं आई
जो ओवरऑल बच जाती है, जो बच जाती है उसको बोल दिया हमने रेजिडुअरी लिस्ट, ठीक है, रेजिडुअरी लिस्ट, जिसमें हमारे पास क्या आ जाती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास किस में आ जाता है, रेजिडुअरी लिस्ट में आ जाता है। तो ये हमने देखा कि ये हमारे पास फेडरलिज्म की एक चीज है जिसमें पावर्स को और भी ज्यादा डिवाइड किया जाता है, बट यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट्स का भी डिवीजन नहीं है, नो एज सच कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर लाई गई है और उसको जो है फ्रीडम और पावर्स भी दी गई थी। एक अमेंडमेंट थी 72 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुई थी उसके द्वारा जो है लोकल गवर्नमेंट को पावर्स दी गई थी, ठीक है, और बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन तुमको पावर देता है, तुम अब फुल्ली जो है पावर को ऑथोराइज कर सकते हो, रूल्स बना सकते हो, अपने लोकल लेवल पे बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है बच्चा, हमें यूनिटरी गवर्नमेंट में कोई भी लोकल गवर्नमेंट्स अगर हैं भी तो एज सच उनको कोई पावर नहीं दी जाती। यहाँ पे एग्जाम्पल है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, इटली, जहां पर आज भी यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है। आगे चलते हैं और आपको देखने को मिलेगा जो आपका 13th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। ये बोल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है पावर को किसी भी एक हाथ से, तो वो क्या करना, मान लो ये मेरा हाथ है, ये है कानून का हाथ, और कानून का हाथ पूरा बंद है, मतलब सारी की सारी पावर्स मेरी इस मुट्ठी के अंदर है। द मोमेंट आई ओपन माई हैंड, मैं अपना हाथ खोलूं तो क्या हो जाएगा, फिंगर आपको दिखेंगी। अब क्या है कि इसकी भी अपनी पावर, इसकी भी अपनी पावर, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, मतलब जो पावर पहले एक ही हाथ में थी उसको जो है बांट दिया गया। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जब आप पावर्स को क्या कर देते हो बच्चा, आप उसको डिसेंट्रलाइज कर देते हो, आप उसको सेंटर से जो है बच्चा क्या कर देते हो, बांट देते हो अलग अलग लेवल्स में। समझ में आया, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। अब इसकी एडवांटेज क्या है, मतलब कि इसके जो है वो प्लस 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 पॉइंट्स क्या है, ठीक है, अच्छी बातें क्या है, एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है हमें इसके। सबसे पहले कि पावर शेयरिंग जो है वो स्टेट, सेंटर और लोकल गवर्नमेंट के बीच से जो होती है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या देखा जाता है, ये देखो यहां पे लिख देती हूँ, सेंटर, स्टेट और लोकल, ये तीनों जो है वो पावर्स को क्या करती है, शेयर करती हैं। और हमने देखा कि जब ये पावर्स को शेयर करती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर नो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं अराइज होता, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं। जो ज्यादातर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स और इश्यूज होती हैं वो ज्यादातर लोकल लेवल पर ही सेटल हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो क्योंकि लोकल लेवल से क्या होगा ना कि लोग डायरेक्टली किससे जुड़े होंगे, लोकल लेवल से जुड़े होंगे, ठीक है। जो जनरल आम जनता है, ठीक है, जनरल पॉपुलेशन है, उसके जो भी दुख दर्द पीड़ा है वो कहां पे सुनी जाएगी, लोकल गवर्नमेंट द्वारा जो है वो एड्रेस की जाएगी। और उसका बेस्ट एड्रेस कहां पे दिया जाएगा बच्चा, लोकल में ही उसको अच्छा सोल्यूशन भी मिल पाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज व्हाट, दैट इज योर थर्ड पॉइंट, पीपल हैव बेटर नॉलेज। किसके लिए, उनकी बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज जो है वो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लोकेलिटीज की, वो कौन समझ पाएगा। मान लो कि मैं आपकी टीचर हूं, ठीक है, तो आपकी मैं क्लास टीचर हूं, आपकी क्लास में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है एज सच, तो वो कोई क्लास के बाहर का टीचर ज्यादा नहीं समझ पाएगा, वो कौन समझ पाएगा, मैं समझ पाऊंगी, क्योंकि मैं आपकी क्लास में ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या होगा कि जिस एरिया की लोकल गवर्नमेंट ज्यादा अच्छी होगी वहां के लोगों की बात सुनी जाएगी, उनके जितने भी प्रॉब्लम है उनको सुना जाएगा, उनको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, लोगों के लिए सोल्यूशन लेकर आया जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, दे नो बेटर, कौन, जो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो ज्यादा अच्छे से जानती है कि कहां पे कितना पैसा जो है वो और ज्यादा अच्छे से स्पेंड करे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, पीपल एट द लोकल लेवल पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो जब आप डिसीजन मेकिंग की बात करते हो तो जो लोकल लेवल के लोग हैं वहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक जो है काफी अच्छा पॉइंट है जहां पे लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजंस को बनाने में। पीपल कैन मेक द पॉलिसीज, पीपल कैन ब्रेक द पॉलिसीज, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो कौन कर सकते हैं, सिटीजंस कर सकते हैं। और किसने इसको पॉसिबल किया, लोकल गवर्नमेंट ने पॉसिबल किया। और लोकल गवर्नमेंट क्यों आई, क्योंकि पावर्स को शेयर किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन का अगर आपसे पूछा जाए कि आउटकम क्या था तो वो है आपकी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये याद रखना। आगे चलते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, व्हाई बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड टू सर्टेन बोरोवर्स। कुछ ऐसे बोरोवर्स, बोरो करना होता है लेना, उधार लेना, तो लेंड करना हुआ देना, ठीक है। एक हुआ लेना,
एक हुआ देना, तो लेने वाले को बोलेंगे हम बोरोवर। तो ये बोला जाता है कुछ बैंक कुछ बोरोवर्स को पैसा क्यों नहीं देना चाहता है, ठीक है, क्यों मना करता है। तो क्यों मना करता है बच्चों, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दैट बोरोवर हैज लो इनकम और नो स्टेबल जॉब। अगर वो लोन के लिए अप्लाई भी करता है तो उसकी कोई भी अच्छी इनकम भी नहीं होगी और एज सच उसकी कोई जो है बच्चा इतनी अच्छी स्टेबल जॉब नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट को सॉरी बैंक्स को ऐसा लगता है कि अगर हम इसको पैसा दें और हमारा पैसा यहाँ पे फंस सकता है तो उसको पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई आज सच ज्यादा गारंटी के लिए उसके पास डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स वगैरह नहीं है, ठीक है। अब पुअर क्रेडिट हिस्ट्री भी यहाँ पे देखी जाती है, मतलब कि क्या बोला जाता है कि डिडंट रिपे लोन्स बिफोर, मतलब पहले भी जिसने लोन्स लिए हो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री काफी खराब हो। तो आपको पता है हिस्ट्री तो चेक की जाती है हर जगह पे, तो बैंक्स क्यों ना करें, तो बैंक्स भी करते हैं। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री काफी खराब होगी, मतलब आपने लोन तो लिया है बट टाइमली उसको रीपे नहीं किया है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको दोबारा लोन वहां पे नहीं मिलेगा, बैंक आपको रेड लिस्ट में नाम आपका डाल देगा, ठीक है। तो रेड लिस्ट में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो बैंक की बात हो चाहे वो वैसे ही बात हो, प्रोफेशन की बात हो। तो रेड लिस्ट आपके लिए, रेड इज नॉट अ गुड कलर ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर किसकी बात की जाती है, फेयर ऑफ लोन नॉट बीइंग रिटर्न। वही मैंने आपको बताया कि बैंक को डर लगा रहता है कि अगर हमने पैसा दिया पैसा हमारा डूब जाएगा, तो कोई भी नहीं चाहता हमारा पैसा डूबे, ना बैंक ना हम, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो फॉर्मल सोर्सेज है, ठीक है, जो फॉर्मल सोर्सेज है क्रेडिट के, उसको क्यों जरूरत है बढ़ाने की। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि क्यों जरूरत पूछा है तो इसका मतलब जरूरत तो है, अब क्यों जरूरत है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट चार्जेस लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कंपैरिजन टू इनफॉर्मल सोर्स। अगर जो इनफॉर्मल सोर्स है क्रेडिट के, हमने देखा है उसका, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, एक है फॉर्मल सोर्स, ठीक है, एक है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। और आपको ये चीज बता दें कि जो इनफॉर्मल है और जो फॉर्मल, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो इनफॉर्मल है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट जो है वो इनको देना पड़ता है वापस, और यहाँ पर काफी लो रेट से इंटरेस्ट के, लो इंटरेस्ट। ठीक है, तो लोगों को फायदा किसमें होगा, फॉर्मल में फायदा होगा। इसीलिए इंडिया में फॉर्मल जो है बच्चा आपके क्रेडिट सोर्स को और ज्यादा इंक्रीज करने की बात की जा रही है। ठीक है, इंक्रीज करने की बात की जा रही है। अब देखो, जैसे कि हमने क्या देखा कि जो फार्मर्स है ना, वहां पे हमने देखा वो किससे लेते हैं, वो हमारे पास जो बड़े लैंडलॉर्ड्स वगैरह उनसे हायर रेट्स पे लोन लेते हैं, जिसकी वजह से बेचारे जो है कई हद तक सुसाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा है कि ये सारी चीजें कब नहीं होंगी, जब फॉर्मल सोर्स को और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आए हम, वो क्या है, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर इजी। ठीक है, अगर इनफॉर्मल की बात करें तो उसकी टर्म्स काफी डिफिकल्ट है, जैसे कि वो घर ही उसका छीन लेते हैं, पूरे लैंडलॉर्ड जमीनों पे ही हथियार लेते हैं। ठीक है, थोड़े से पैसों की जगह पूरी जमीन ही हड़प ली। तो हमने क्या देखा बच्चा कि जो इनफॉर्मल है उसको कम करें और फॉर्मल को और ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस भी बहुत फेयर है। ठीक है, फेयर है, गड़बड़ नहीं होती यहाँ पे। फॉर्मल सोर्सेज में जो रीपेमेंट है लोन्स की, वो इजी इंस्टॉलमेंट्स में की जा सकती है। आपको ईएमआईज के बारे में पता ही है, तो ईएमआईज के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपने लोन को रीपे कर सकते हो। और कोई भी कंपल्शन नहीं है कि जो फार्मर है उसको सारी की सारी क्रॉप या एग्रीकल्चर गुड्स बेचकर ही लेंडर को उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा देना है। ठीक है, जैसे इनफॉर्मल में होता है। इनफॉर्मल में क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कुछ शेयर उसको जो है अपने उसको देना पड़ता है लैंडलॉर्ड को, बट यहाँ पर बैंक जो है वो एज सच कोई भी वो क्यों लेगा उससे। ठीक है, तो उसने तो पैसे लिए, उसको बस वो अमाउंट रीपे करना है, वो भी इजी ईएमआईज में, तो जो कि लोगों के लिए रीपे करना भी काफी ज्यादा इजी रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें जरूरत है और ज्यादा फॉर्मल सोर्सेज को एक्सपांड करने की, अगर हम इंडिया की बात करें। 16वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर क्या देखने को मिला आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क्स इन इंडिया। जो आपकी रेलवे लाइंस है वो पूरी की पूरी इंडिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का जो सरफेस पे फीचर्स है ना, रिलीफ फीचर्स है, वो एक जैसे नहीं है। इंडिया की टोपोग्राफी डिफरेंट है, मतलब कि जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं
इंडिया के ऊपर वो हमारे पास अलग अलग देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एक जैसा नेटवर्क जो है मेंटेन करना रेलवे का काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहां पे काफी ज्यादा हिली एरिया देखने को मिलता है, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब वहां पे जो अंड्यूलेटिंग पाथ है, मतलब कि उबड़ खाबड़ सरफेस है, वहां पर क्या रेल की पटरी गुजर सकेगी? वहां पे तो छुक छुक की जगह उसको कुछ और ही हो जाएगा। तो वहां पर भी जो है वो काफी कम जगहों पर, मतलब कि सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन, वहां पर बेसिकली 1-2 रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तवी रेलवे स्टेशन बस। उसके अलावा अगर हम बात करें और भी पॉइंट्स की, चलो एक एक 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताया, विद देयर वास्ट लेवल एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल सोर्सेज। ये सारी क्यों है नॉर्दर्न प्लेन के बारे में? क्योंकि मैंने आपको बताया वो हिमालय से लेके आता है अपने डिपॉजिट्स। कहां पर डिपॉजिट करता है सेडिमेंट्स को? वो डिपॉजिट करता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, जहां से फर्टाइल हो जाती है सॉइल, और वहां पे लोग काफी ज्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरली काफी अच्छी वहां पे जो है वो आउटपुट आता है। खेती करने की जरूरत वहां पे अगर है तो उसका जो आउटकम है वो भी बहुत बढ़िया आता है, तो लोग वहां पे रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चा यहाँ पर कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा फेवरेबल है। कहां पर? नॉर्दर्न प्लेन्स की। जब हम हिली टेरेन्स की बात करें, पेनिनसुलर रीजन की, ठीक है, जो पेनिनसुलर रीजन है ना, मतलब वो क्या हो गया, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, जो साउथ एक्सटेंशन है, बेसिकली जो साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया है, एक्सटेंशन ऑफ इंडिया है, इसको बोला जाता है पेनिनसुला। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है पेनिनसुला, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज आपको देखने को मिल रही है कि जो आपका पेनिनसुलर रीजन पे जो रेलवे ट्रैक्स है, दैट आर लेड थ्रू लो हिल गैप्स और टनल्स, मतलब कि जो छोटे छोटे चोटियां हैं बच्चा, वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जो लो हिल आपके गैप्स हैं, वहां से गुजरती है रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें हिमालयन माउंटेन रीजन की, जैसे मैंने अभी आपको बात की, तो काफी ज्यादा अनफेवरेबल है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम हिल जो माउंटेन्स के बीच में से कंस्ट्रक्शन करें रेलवे ट्रैक की लाइंस की, तो वो काफी ज्यादा वहां पे फेवरेबल नहीं है, ठीक है। वहां पे क्या होगा, अब वहां पे रेलवे लाइन क्या है, सीधा सीधा तो वहां पे डाल ही नहीं पाएंगे हम, तो वहां पे जो है रिसोर्सेज को भी काफी ज्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब जाकर एक रेलवे लाइन की स्टैब्लिशमेंट होगी। तो इससे अच्छा है कि वहां पे लोग उतना ज्यादा रेलवे लाइन को नहीं स्टैब्लिश कर रहे, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं कर रही। फिर अगर हम बात करें, इट वॉज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स इन द सैंडी प्लेन्स। आपको पता है जो राजस्थान की हम बात करें, तो वहां की जो मिट्टी है ना, जो सॉइल है, वो वहां पे जो मॉइस्चर उसका उड़ चुका है, HO2 कंटेंट जो है उसमें, वो हमने क्या देखा बच्चा, इवेपोरेट हो गया है, ठीक है, इवेपोरेट हो गया है, उड़ गया है, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो सैंड में कन्वर्ट हो गया, रेत में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वो हवा के साथ ही उड़ती रहती है, मैं उड़ती चलूं हवा के साथ, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चा कि यहाँ पर भी रेलवे लाइंस को बिछाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर अगर हम बात करें in the contiguous stretch of Sahyadri could be crossed only through gaps or passes, ठीक है। अब हमने देखा कि कुछ ऐसे भी एरियाज है जो माउंटेनस रेंजेस है, वहां पे हमने देखा है कि वहां पे जो छोटे छोटे पासेस है ना, जो बीच का कनेक्टिंग लिंक है, उसके थ्रू ही बनाई जा सकती है, ठीक है। 6th पॉइंट बात करता है द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट, ठीक है। अब देखो, एक कोस्ट आपका पेनिनसुलर, आपका एक आ जाएगा वेस्ट कोस्ट, एक आ जाएगा ईस्ट कोस्ट। ये बोल रहा है कोंकण कोस्ट जो है आपका वो वेस्टर्न कोस्ट पे आता है, ये तो आपको पता ही है। 3 कोस्ट आपको देखने को मिलते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो आपका मिलेगा जो कोंकण सबसे ऊपर वाला जो कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट वाला, ये बोल रहा है कि वहां पे इन द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड। इसकी वजह से जो मूवमेंट है पैसेंजर्स एंड गुड की, जो वो काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास चीजें थी जिसमें हमने देखा कि जो रेलवे नेटवर्क्स है बच्चा, वो कैसे अलग अलग तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूट की गई है पूरे के पूरे हमारे इंडिया के सब नेटवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाउ वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसने कैसे हेल्प किया, वो थी 1914 से लेकर 1919 तक चली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब हमने देखा कि उसने कैसे हेल्प किया, उसने एक नया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन बना दी, ठीक है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बना दी, लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जिसकी वजह से क्या हुआ, इट लेड टू इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर।
which was financed by war loans लेनी पड़ी ब्रिटेन को and increasing taxes। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, बेसिकली जो ब्रिटेन है वो वॉर में इंगेज हो गया और उसका जो कंट्रोल था इंडिया के ऊपर वो थोड़ा थोड़ा कम वहां से होना शुरू हो गया था। कब? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही आ गया था। और उसी टाइम पीरियड में जो भारत के लोग थे उन्होंने सोचा था कि अब जो है अंग्रेजों को हटाने का, उनके जाने का यहाँ से जो टाइम है वो आ चुका है। ठीक है, अब इसी टाइम पीरियड में हमें क्या देखने को मिला कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंगेज हो चुके थे ज्यादातर वॉर्स वगैरह में। ठीक है, उनको पता चल गया था कि अब हमने क्या करना है, हमें ज्यादातर वॉर में ही फोकस लगाना है। तो उन्होंने वॉर जंग लड़ने के लिए लोन्स लेना शुरू कर दिया और बेसिकली उन लोन्स को पूरा करने के लिए उन्होंने टैक्सेस को बढ़ा दिया इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है। अब आगे देखो, जो कस्टम ड्यूटीज थे वो भी टैक्सेस की बात करें, उसको बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स को भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, थ्रू द वॉर ईयर्स, जब वॉर का टाइम था, ठीक है, जो प्राइसेस थी बच्चा वो और भी ज्यादा बढ़ा दी गई थी, जिसकी वजह से जो कॉमन लोग थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। जो छोटी छोटी चीजें भी बेसिक नेसेसिटी की थी वो उनको भी परचेज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई फॉर द सोल्जर्स। देखो अब क्या बोला गया कि सोल्जर्स की सप्लाई, यहां पर क्या था, यहां पर क्या कर रहा था कि जो बड़ा बड़ा मास था इंडिया का, उनको बोला गया कि तुम हमारी तरफ से जंग लड़ो। ठीक है, क्योंकि तुम जो है हमारी कॉलोनी हो और तुम्हारा फर्ज बनता है हमको सर्व करना। अगर हमारा मुश्किल वक्त है तो तुम्हारा फर्ज बनता है हमारा साथ देना। तो क्या किया इन्होंने लोगों को जो है वो बहलाना फुसलाना शुरू किया कि तुम हमारी जो क्या है, हमारी जो आर्मी है उसको ज्वाइन करो और हमें वर्ल्ड वॉर 1 में हेल्प करो। ठीक है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट बोला गया इसको। ठीक है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा आ गया। अब तो खाने को भी खाना नहीं था, तो इसकी वजह से और भी ज्यादा जो चीजें थी वो खराब हुई। ठीक है, क्रॉप्स का फेलियर भी हो गया था उसी टाइम पीरियड में। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द इंडिया फेमाइन आ गया था 18 और 20 के बीच में, और जिसकी वजह से जो कॉमन लोग थे उनकी लाइफ ड्रास्टिकली इंपैक्ट हुई थी। पीपल होप दैट, उनकी जो हार्डशिप थी, लोगों ने सोचा कि उनकी जो हार्डशिप्स थी वो खत्म हो जाएंगी वॉर के बाद, मगर वो सिर्फ एक सपना था। बट इवेंचुअली क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म वहां पे बढ़ा, नेशनल मूवमेंट जो है वो काफी बड़े लेवल पे लोगों के मनों में फैला, नेशनलिज्म की वेव आई, लोग एकजुट हुए और उन्होंने वहां से जो है वो राइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो वर्ल्ड वॉर है उसने लोगों के मनों में जो है वो जाकर पंच किया, सो दैट लोग एकजुट हुए और उन्होंने आवाज उठानी शुरू की। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहां से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब सीडीएम चल रहा था, सीडीएम जब चल रहा था तो हमने क्या देखा कि उसमें स्टूडेंट्स भी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, मेंस तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर रहे थे। अभी पूछ रहे कि जो विमेन्स थी बेसिकली उनका क्या रोल था। तो विमेन्स ने कैसे किया था बच्चा, जब सॉल्ट मार्च चल रहा था तो बहुत सारी जो विमेन्स थी वो अपने घर से छोड़ के बाहर आई, उन्होंने सॉल्ट मार्च को ज्वाइन किया और फॉरेन क्लोथ्स को बाइकॉट करा। ठीक है, जो भी फॉरेन कपड़े थे उसको बाइकॉट करा। लिकर शॉप्स को क्या कर दिया बच्चा, उनको भी बाइकआउट किया। जो दारू की दुकानें थी उनको जो है पिकेट करना शुरू किया। ठीक है, उनके बाहर वो खड़ी हो जाती थी और वहां पर उनका जो चलना जो है वो मुश्किल हो चुका था। ठीक है, तो इस तरीके से वुमेन्स ने जो है बच्चा मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट में भी काफी ज्यादा जो है अपना रोल प्ले करा। वुमेन्स इवन वेंट टू जेल, जेल भी उनको जाना पड़ा तो वो गई। उसके बाद हमने देखा जब अर्बन एरिया जो शहरी इलाके थे वहां पे वुमेन्स ने क्या किया, वो हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है, अब इसके बाद रूरल एरियाज की बात करें, उन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट करा था जो रिच पीजेंट हाउसहोल्ड से बिलोंग करते थे। ठीक है, मतलब जो फार्मर्स, गरीब फार्मर्स थे वहां से जो बिलोंग करते थे उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद बात हुई जो विमेन्स थी, दे वर मूव्ड बाय गांधीज कॉल टू सी देयर सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन्स। ठीक है, मतलब कि गांधी जी ने जब जब वुमेन्स की कॉल की तो वहां पर जो है औरतें आ गई और उन्होंने अपना पूरा धर्म जो है वो निष्ठा के साथ, ठीक है, वो निभाया। इसके बाद बात की हमने कि दे रिस्पॉन्डेड बाय गिविंग देयर होल हार्टेड पार्टिसिपेशन। दो अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज
reluctant to allow women to hold any position of authority within the party, बट फिर भी जो women's थी उनका रोल काफी हद तक जो है वो सीमित था छोटे छोटे दायरों में। क्यों? क्योंकि तब भी जो कांग्रेस थी वो कह रहा था कि women's को हमें ज्यादातर सीट्स या ज्यादातर बड़ी बड़ी पोजीशन तक आने नहीं देना है, रूढ़िवादी उनकी सोच थी। ठीक है, तो हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे पूछ रहा है कोई भी 3 डिफरेंस बताओ एंडेंजर्ड स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बीच में। अब देखो, एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जो खतरे में आ चुकी हैं। ठीक है, स्पीशीज जो अभी भी प्रेजेंट है और हमने क्या देखा, दे आर इन डेंजर। मगर एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती है बच्चा? ऐसी स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड एनीवेयर। ठीक है, नॉट फाउंड उनको बोला जाता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, जो खत्म हो चुकी है, जो पहले अपने एरिया में जहां पे पाई जाती थी वहां पे जब हमने उनको ढूंढा तो ये वाले जानवर हमें वहां पे नहीं मिले, तो हमने बोला कि ये खत्म हो चुके हैं। जैसे कि डायनासोर्स, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स भी हैं जो खत्म हो चुके हैं। तो बेसिकली हमने क्या बोला बच्चा कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज में ऐसे जानवर आते हैं जो हमारे पास क्या हो चुके हैं, बिल्कुल से खत्म हो चुके हैं, उनका नंबर 0 आ चुका है। बट हमारे पास जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है वो ऐसी है जिसका नंबर लो हुआ है, बट अगर हम उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट डालें तो वो हमारे पास रिवाइव हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो सर्वाइवल ऑफ सच स्पीशीज इज डिफिकल्ट, नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से डिफिकल्ट है, दैट हैव लेड टू डिक्लाइन। जैसे कि हंटिंग हो गया, ठीक है, हंटिंग हो गया, और साथ में इनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया डिफॉरेस्टेशन के साथ। तो वहां पर क्या हुआ बच्चा, उसकी वजह से इनका घर तबाह हो गया और वो लोग जो है वो लोग कह रही हूँ, वो जो स्पीशीज है सड़कों पे आ गई, और सड़कों पे जब आई तो लोगों ने इनका क्या कर दिया, इनका जीना हराम कर दिया। ठीक है, इस तरीके से एंडेंजर्ड स्पीशीज हमारे पास वो स्पीशीज होती हैं जिनका डिक्लाइन जो है वो अभी तक शुरू हो चुका है। अब एक्सटिंक्ट की बात करें तो उसमें आती है ऐसी स्पीशीज जो लोकल एरिया से ही खत्म हो चुकी है और एंटायर अर्थ से भी खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, बात करें अगर हम एग्जांपल्स की तो ब्लैक बक, ठीक है, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है, लाइन टेल्ड मैकाओ एक्सेट्रा जो है वो एग्जांपल्स है एंडेंजर्ड स्पीशीज की, और एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक, और ये हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हमारी, अब जो एक सबसे बड़ी एग्जांपल है वो थी क्या, वो थी हमारे पास, बताओ जल्दी बताओ, डायनासोर्स की। ठीक है, अच्छा, डायनासोर हॉ नहीं करता है, इट इज द लाइन हु डज द हॉ। अच्छा, मजाक के अलावा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, मुझे पता चल रहा है कि तुम लोगों के दिमाग में काफी ज्यादा स्ट्रेस है, भाई स्ट्रेस की छुट्टी कर दो, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलना है अगर तो यही पल्लवी मैम की क्लास देख के मिलना है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए बच्चों को, है ना। तो भाई दिस वाज कुछ क्वेश्चंस, आगे चलेंगे वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, फाइनली हम एमसीक्यूज पे जाएंगे और फिर मैप्स को डिस्कस करेंगे। थक चुकी हूँ वैसे मैं। तो बच्चों ये सारी कुछ हमारे पास चीजें जो इंपॉर्टेंट है, अब आपका क्या काम है, आप इनको रिवाइज करना, बहुत अच्छे से रिलीजियसली रिवाइज करना, और फिर कमेंट्स में बताना कि मैम अच्छे से समझ में आया, मजा आया या नहीं आया। ठीक है, आप देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको डिफरेंस बताना है रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट के बीच में। अब जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है वो क्या है, दे आर परमानेंटली एनमार्क्ड ईदर फॉर प्रोडक्शन और फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब जो 50% से भी ज्यादातर की जो जमीन होती है वो रिजर्व फॉरेस्ट की होती है। ठीक है, और इसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास होता है। परमानेंटली यहाँ पर जो है कुछ प्रोडक्शन की जाती है, यहाँ तो फॉरेस्ट के लिए ही इसको सेव कर दिया जाता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, जहां पर हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, डिग्रेड होने से इसको रोका जाता है। ठीक है, तो डिप्लीट करने से इसको जो है और ज्यादा बचाया जाता है, तो इसको बोला जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया होता है बच्चा, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की रूप में देखा जाता है। दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। अब जो हमारे पास अनक्लास्ड फॉरेस्ट है जिसमें वेस्ट लैंड्स भी आपको देखने को मिलती हैं, मतलब कि ऐसा फॉरेस्ट, ऐसी जमीन जिसके ऊपर ना तो नो फॉरेस्ट सीन, कोई भी फॉरेस्ट नहीं है, नो एग्रीकल्चरल यूज, मतलब वो वेस्ट लैंड है। ठीक है, अब हमने देखा कि 10% जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया का वो वेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये जो है या तो गवर्नमेंट का है या तो किसी इंडिविजुअल ओन करता है। आगे चले अगर
तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स क्या क्या है। फेडरलिज्म इज अ प्रोसेस जहां पे जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर्स को डिवाइड किया गया है। और इंडिया की बात करें तो उसमें 3 लेवल्स है। पहला है आपका आ जाता है सेंटर, यूनियन लिख देती हूँ चलो यूनियन, फिर आ जाता है आपका स्टेट, और थर्ड लेवल पे आपका डिसेंट्रलाइजेशन के बाद आ जाता है आपके लोकल लेवल्स। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया बच्चा, इस तरीके से पावर यहाँ पे देखी गई है। सबसे ज्यादा पावर किसके पास हो गई? यूनियन के पास हो गई, फिर आ गई आपके स्टेट के पास, और थर्ड आ गई आपके लोकल के पास। फिर हमने क्या बात की, हर एक लेवल का अपना जुरिस्डिक्शन है, मतलब कि हर एक यूनियन जो है बच्चा वो अपने ही गिवन रीजन में अपना रूल कर सकता है। स्टेट के लिए अपना ही गिवन एरिया है जिसके ऊपर वो अपने लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, ठीक है, उसके ऊपर अपनी रूलिंग जो है वो कर सकता है। लोकल के लिए भी अपना एरिया दिया गया है जिसको बोला गया जुरिस्डिक्शन, जिसके ऊपर वो अपना रूल करेंगे। बात हो रही है थर्ड पॉइंट की, जो भी पावर और फंक्शन है हर एक टियर ऑफ द गवर्नमेंट की, उसको स्पेसिफाई किया गया है, गारंटी किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आपकी रूल बुक ऑफ रूल्स, या फिर आप बोल सकते हो सुप्रीम बुक ऑफ रूल्स। ठीक है, इट इज द सुप्रीम बुक ऑफ रूल्स। ठीक है ना। अब देखो जो फोर्थ है, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन पावर टू सेटल डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट ने पावर्स दी हैं डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि अगर अलग ये तीनों में ही अगर क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी भी बात को लेकर, या फिर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, तो इसको सेटल कौन करेगा? भाई इसको सेटल करेगा सुप्रीम कोर्ट, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारे पास। कौन सेटल करेगा इसको? सुप्रीम कोर्ट आज। और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होगा वो सबको मानना ही मानना पड़ेगा, और ये जो है इसका स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? फाइनल माना जाएगा, फुल एंड फाइनल, कोई भी इसको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब फिर क्या बोला गया है? द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको ऑल्टर नहीं किया जाएगा किसी भी एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा। वहां पर जो है बच्चा क्या है, इट अप्लाइज टू इंडिया ऑल्सो। यहाँ पर बेसिकली सबको इक्वल अपनी जो उनके विल्स है, जो उनकी मर्जी है, उसके बिना, कंसेंट के बिना नहीं हो सकता। सोर्स जो है रेवेन्यू के डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के अलग अलग है। पता है कि यूनियन का मनी का सोर्स क्या है, स्टेट का सोर्स क्या है, लोकल लेवल का सोर्स क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो देखने को मिलता है, एक दूसरे के ऊपर ये जो है ट्रस्ट यहाँ पर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज मेंट बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है बेसिकली, जब पावर जो है वो सेंटर से, ठीक है, पावर जो है वो सेंटर से क्या कर दी जाए, सेंटर से स्टेट को भी दी जाए, और फिर फर्दर स्टेट से लोकल को भी दी जाए। तो इसमें क्या बोला गया कि सेंटर से पावर छीन ली जाए, कंप्लीटली नहीं बट कुछ इस हद तक कि स्टेट और लोकल को भी कुछ पावर्स दी जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को बोल दिया हमने डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोल दिया बच्चों? इसको बोल दिया डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद हमने बोला जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 1992, और जिसके बाद थर्ड टियर ऑफ द डेमोक्रेसी जो इसको और ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया, जो कि आपकी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी ऑफ 1992, उसके बाद ही लोकल गवर्नमेंट को पावर मिली और ज्यादा इफेक्टिव इसको बनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या क्या प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 1992 के। इसके बाद क्या बोला गया, एक मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शन जो है वो लोकल गवर्नमेंट के लिए भी कराए जाएंगे। ठीक है, और बी पार्ट बोला गया इसके लिए कि जो सीट्स है वो रिजर्व होंगी इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। फिर क्या बोला गया नेक्स्ट बच्चा, किसके लिए सीट होंगी? एससीज के लिए, एसटीज के लिए, ओबीसीज के लिए एंड विमेन्स के लिए भी। ठीक है, और जो सी पार्ट है उसमें बोला गया कि जो 1/3 है ऑफ ऑल द पोजीशन वो विमेन्स के लिए रिजर्व की जाएंगी। डी पार्ट में बोला एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन लाया जाएगा जिसको बोला गया स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो क्रिएट करवाया जाएगा, और वही फर्दर बाकी सारे के सारे क्या है, पंचायत या म्युनिसिपल के इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। फिफ्थ पॉइंट बोला गया कि ये जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स है, these required to shape some flows and revenue with the
लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है, क्या बनाना है आपको, आपको बनाने हैं कुछ आपके लिए रेवेन्यू सेटलमेंट्स करनी है, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ हमारे पास क्या थे, प्रोविजंस थे, जिससे हमको एससीज, एसटीज, ओबीसीज और वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन मिली, ठीक है। और जो लोकल बॉडीज है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको पावर्स मिली, ठीक है। तो ये था डिसेंट्रलाइजेशन। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी विद एग्जांपल। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, टू मेक ग्लोबल, ठीक है, टू मेक द ट्रेड ग्लोबल, टू मेक द थिंग ग्लोबल। जब हमने क्या देखा, इंटरकनेक्टेडनेस आ जाएगी, ठीक है, कनेक्टेडनेस आ जाएगी, किसके बीच में, अलग अलग देशों के बीच में, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो हमने देखा कि इस पूरे प्रोसेस को हमने बोला ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, क्या बोल दिया, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब इस ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या फायदे हुए, तो क्या था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ी, क्योंकि कनेक्टेड, जब कंट्रीज कनेक्ट हुए एक दूसरे से, तो उनको पता चला कि किस सेक्टर में हमें कहाँ पे जो है वो और ज्यादा अपने पैसे को इंप्लीमेंट करना है, इन्वेस्ट करना है, सो दैट हमें भी उसका बेनिफिट हो, ठीक है। अब क्रिएशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, पूरे के पूरे अक्रॉस द ग्लोब जो है वो इंडियंस को और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली, कैसे, क्योंकि वो जो एक गेटवे था जो बंद था काफी टाइम से, जिसको खोल दिया गया, और इंडिया के लोगों को और भी अलग अलग कंट्रीज में क्या मिली बच्चों, वहां पर उसको बहुत ज्यादा क्या मिली, जॉब्स मिली, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिली, ठीक है। वेरी गुड। फिर हमने देखा, देखो नई जॉब्स मिली, फिर हमने देखा कि अ होस्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे कि डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, ठीक है, नाउ बीइंग डोम चीपली इन इंडिया। अब बेसिकली इंडिया में इन सभी चीजों के लिए जो है वो क्या माना गया, हब माना गया कि इंडिया में ये सब जो है सर्विसेज काफी ज्यादा चीप रेट्स में अवेलेबल है। एमरजेंस ऑफ इंडियन कंपनीज एज मल्टी नेशनल लाइक टाटा मोटर्स, ठीक है, मतलब जो इंडिया की कंपनीज थी उनको ओवरऑल ग्लोब में ग्रो करने का, इन्फोसिस, ठीक है, have been able to get benefit from the increased competition created as a result of the globalization। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंटर्स थे जिसकी वजह से हमें ये समझ में आया कि how globalization has impacted on the Indian economy, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स। जो रिजर्व बैंक आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई, ये किस तरीके से फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स को सुपरवाइज करता है, कैसे ये ओवरलुक करता है, और ये नेसेसरी भी क्यों है, ठीक है। अब बोला गया कि जो आरबीआई है वो क्या है बच्चों, बेसिकली दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो करेंसीज को भी प्रिंट करता है, कंट्रोल करता है इन्फ्लेमेशन को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमने बोल दिया इसको, ठीक है। एंड द अदर पब्लिक बैंक्स वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द आरबीआई। जितने भी बाकी के बैंक्स हैं, ठीक है, जो भी बाकी के बैंक्स हैं वो इसके सुपरविजन में काम करते हैं। तो हमने देखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके सुपरविजन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये किस तरीके से सुपरवाइज करता है। देखो, ये मॉनिटर करता है बैंक को इन मेंटेनिंग द कैश बैलेंस, ठीक है, जो लिक्विडिटी हम जिसको बोलते हैं, टू मेंटेन द लिक्विडिटी, ठीक है, टू मेंटेन द, क्या हो जाता है ये, लिक्विडिटी, मतलब कि जो कैश इनफ्लो है, कैश बैलेंस जो है उसको बनाए रखने में ये हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि अगर कैश जो है वो क्या हो जाए, अगर ये आउट ऑफ कैश हो जाए, अगर इसको जरूरत पड़ेगी बैंक को, तो वो किसको रीच आउट करेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन मांगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लोन्स आर नॉट जस्ट गिवन टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ लोन्स ही नहीं मिलते बट ऑल्सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी, ठीक है, स्मॉल स्केल जो एसएमईज होती हैं उनको भी क्या मिलती है बच्चों, यहाँ पर लोन्स एप्लीकेबल है उनके लिए भी, उनको भी लोन दिए जाते हैं। आरबीआई जो है एक वो पीरियड मेंटेन करके रखता है, सपोर्ट ऑफ अदर रिगार्डिंग द अमाउंट लोन्ड टू द पीपल, और ये जो है बच्चा ये क्या है, इट ऑल्सो कीप्स अ रेगुलर चेक ऑन द इंटरेस्ट सेट फॉर द लोन्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कभी अगर मार्केट में बहुत पैसा ज्यादा है तो ये क्या कर देता है आरबीआई, ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको कम कर देता है, और लोग सोचते हैं ना इंटरेस्ट रेट को वो क्या कर देता है, बहुत ज्यादा कर देता है,
तो मार्केट में पैसा ज्यादा है, लोगों को पता है बैंक में पैसे डालने से वो पैसा हमारा जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा, तो लोग क्या कर देते हैं, जल्दी जल्दी से अपना सारा फ्लूइडिटी, अपना मनी जो है वो बैंक में डाल देते हैं ताकि वो वहां पे बढ़ता चले जाए। तो इस तरीके से जो रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, अपनी कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स को यूज करता है सो दैट ये हमारे पास केपेबल है पूरे के पूरे मार्केट में मनी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई, इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी या घटेगी, मतलब महंगाई जो है वो बढ़ेगी या घटेगी। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो महंगाई बढ़ जाएगी, मार्केट में पैसा कम है तो महंगाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी करता है, कौन, आरबीआई। वेरी गुड, ठीक है। देखो मैम बहुत इंटेलिजेंट है। आगे चलो, इन विच वेरियस फॉर्म्स डू मिनरल्स आकर। अब आपको पता है मिनरल्स अलग अलग पत्थरों की फॉर्म में भी हमें अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने बात करी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनमें जो मिनरल्स है ना वो वीन्स एंड लोड्स में, बीच में जो इनके वीन्स प्रेजेंट होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं पत्थरों के, ठीक है। अब इग्नियस रॉक क्या होते हैं, इग्नियस रॉक होते हैं जो हमारे पास लावा से बने हुए होते हैं, ठीक है। लावा या मैग्मा की सॉलिडिफिकेशन से बनता है, ठीक है, इसकी सॉलिडिफिकेशन से बनता है। फिर फर्दर हमने क्या देखा बच्चा, इसके बीच में जो है वो मिनरल्स की डिपोजिशन होती है, कहाँ पे, सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें तो उसके बीच में मिनरल्स की डिपोजिशन होती है। अगर हम बात करें बाकी मोड्स ऑफ फॉर्मेशन की तो वो क्या है कि जो डिकम्पोजिशन होगी सरफेस रॉक्स की, ठीक है, एंड द रिमूवल ऑफ द सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसके पीछे क्या बच जाएगा, रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, जिसमें काफी सारे ओर्स प्रेजेंट होंगे। मतलब ऊपर की लेयर जब वॉश ऑफ हो जाएगी तो जो अंदर के हमारे पास क्या होंगे, ओर्स प्रेजेंट होंगी, वो एक्सपोज हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अलग अलग रॉक्स में हमारे पास प्रेजेंट है। अगर हम इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो उनकी वीन्स और लोड्स में प्रेजेंट होगा। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो इन बिटवीन द सेडिमेंट्स, हर एक लेयर के बीच में जो है बच्चा ओर्स प्रेजेंट होंगे, मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर एक और देखा हमने कि कुछ मिनरल्स जो है वो हमारे पास कहाँ पे आते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स में भी पाए जाते हैं, सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ द हिल्स। आपको पता है कि हमारे पास हिल से ही क्या आते हैं, हिल से ही जो वाटर है वो हमारे पास प्लेन में एंटर करता है, और जब ये यहाँ पर डिपॉजिट करता है अपना जो भी डिपॉजिट अपने लिए लेकर आता है, यहाँ पर इसके साथ साथ में कुछ मिनरल्स भी होते हैं जिसको हमने बोला एलुवियल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लैटिनम जो है बच्चा वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ओशन वाटर में भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिनरल देखने को मिलता है। अब जैसे कि कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन जो है बच्चा वो हमें कहाँ पे मिलता है, ओशन वाटर से ही हम इसको डिराइव करते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिनको आप यहाँ पर डिस्कस करते हो और जो कि इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए, अदर फॉर्म ऑफ द मिनरल्स, जो कहां से निकलती हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से, दूसरा हमने देखा सेडिमेंट्री रॉक से, तीसरा हमने कहां से देखा, अनदर मोड ऑफ जिसमें डिकम्पोजिशन हो रही है सरफेस रॉक की, ऊपर का सॉल्युबल पार्ट रिमूव हो जाता है और जो वेदर्ड पार्ट है, रेजिडुअल मास है, वो हमारे पास सामने आ जाता है। फोर्थ पार्ट में हमने देखा मिनरल्स जो है एलुवियल डिपॉजिट्स के साथ आ जाता है, जिसमें गोल्ड की बात की जा रही है, ठीक है, प्लैटिनम की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके साथ आ रहा है, ऊपर पहाड़ में जो भी डिपॉजिट उसके साथ बहता हुआ आ रहा है, वो एलुवियल में डिपॉजिट जब होता है वहां पे देखने को मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन में, इंडो गैंगेटिक प्लेन में। फिफ्थ है ओशन वाटर से ब्रोमीन और मैग्नीशियम जैसे कुछ कॉमन सॉल्ट्स का निकलना। तो हमने बोला कि ओशन वाटर भी एक तरीके से किसकी तरह एक्ट करता है बच्चा, वो एक मिनरल रिसोर्स की तरह काम करता है। तो यहां पर हमने डिफरेंट मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात करी। वेरी गुड। राइट 4 बेल्ट्स ऑफ आयरन ओर फाउंड इन इंडिया, ठीक है। कोई 4 बेल्ट्स बताओ आयरन ओर की इंडिया में। तो सबसे पहले ओडिशा झारखंड बेल्ट, फिर है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, उसके बाद है बिलेरी चित्रदुर्ग चिकमगलुरु, और ये क्या है, तुमकुर बेल्ट। तो ये हमारे पास थर्ड थी। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो है वो फोर्थ बेल्ट है, ठीक है। सबसे पहली जो ओडिशा झारखंड बेल्ट है ये बादम पहाड़ माइंस में हमें देखने को मिलती है, मयूरभंज और केंदुर
ओडिशा में, ठीक है, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे, झारखंड में, यहाँ पे हेमाटाइट ओर को जो है ज्यादा देखने को मिलता है। दर्ग बस्तर जो है बच्चा वहां पर छत्तीसगढ़ में है और महाराष्ट्र में है। और हमने देखा बेलादिला हिल्स जो है बस्तर में, यहाँ पर हाई क्वालिटी के आयरन ओर्स देखने को मिलते हैं। ये बेल्लरी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु और तुमकुर बेल्ट हमारे पास कर्नाटका में है और यहाँ पे भी हाई ग्रेड आयरन ओर देखने को मिलता है। और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो है बच्चा गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और यहाँ पे ज्यादातर आयरन ओर्स ही है, ठीक है, विच आर एक्सपोर्टेड थ्रू मर्मगांव पोर्ट, ठीक है, मर्मगांव पोर्ट हमारे पास जो है, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ से ही आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बेसिकली सिर्फ एक हेमेटाइट और जो है वो सबसे पहले उड़ीसा झारखंड बेल्ट में देखने को मिलती है, बाकी की तीनों बेल्ट्स में आपको आयरन ओर देखने को मिलता है। तो बस इनके नाम याद रखो और आगे इसमें ये लिख देना कि यहाँ पर क्या मिलता है, आयरन ओर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र गोवा में जो आयरन ओर है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है मर्मगांव पोर्ट के थ्रू, तो मर्मगांव और गोवा आप यहां से याद रख सकते हो, ठीक है। राइट 3 रीजंस फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो भारत में राष्ट्रवाद था बच्चा, उसके कुछ 3 रीजंस बताओ जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा राइज हुआ या काफी ज्यादा पीक पे आया। तो क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, चलो एक बार जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स। अब यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा ब्रिटिशर्स ने लोगों को दबाया अपने रूल के अंडर, तो जो लोग थे ना उन सब के जब दुख एक जैसे लगे लोगों को, तो उन्होंने एकजुट होने का डिसाइड किया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या देखने को मिला है कि द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जब पूरे के पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में देखने को मिले थे, तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स की वजह से, मतलब कि ब्रिटिशर्स को भगाने के जो तरीके पूरे के पूरे बाहर दुनिया में फैले हुए थे, तो इंडिया ने भी इससे बहुत ज्यादा चीजें सीखी और इसने क्या बोला कि जो इफेक्ट्स हैं कॉलोनियलिज्म के, उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। अब देयर एक्सपीरियंस एंड नोशंस अबाउट फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम, ठीक है। तो लोगों के अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस थे, सबके अलग ओपिनियंस थे कि किस तरीके से हम लड़ सकते हैं एंटी कॉलोनियलिज्म के साथ, ठीक है, और हम कैसे ही ब्रिटिशर्स को अपने इंडिया से बाहर भगा सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक का इंडिविजुअल एफर्ट जो है वो सामने आया, ठीक है। फिर बेसिकली बात की गई द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, उन्होंने सारे के सारे जितने भी ग्रुप्स की बात की गई ना उनको एकजुट लाया, एक मास मूवमेंट बनाया एंड फाइनली बूम, एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ और जिसके बाद आपको इंडिपेंडेंस एरा जो है वो आज फील करने को मिलता है। तो ये सब हमारे पास क्या थे, कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, और फाइनली उनको पॉलिश किसने किया, महात्मा गांधी ने। कौन सा एक ग्रुप था, कांग्रेस, जिसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, हाउ इज पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, कैसे की गई है। तो 3 सब्जेक्ट लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, हमने देखा डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर को संभालती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रोजमर्रा की चीजों को लुक आफ्टर करती है, जैसे कि पुलिस एंड पब्लिक हेल्थ। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें ये दोनों ही अपनी राय देते हैं और अपने लॉज बनाते हैं, जैसे कि एजुकेशन एंड फॉरेस्ट। इसके अलावा प्लस जो 4th है वो हमारे पास है रेजिडुअरी लिस्ट, ठीक है। रेजिडुअल होता है बचा कुचा। रेजिडुअरी लिस्ट में हमारे पास बचे कुछ आइटम्स आएंगी, जैसे कि सॉफ्टवेयर, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हमने बोला ये हमारे पास क्या है, रेजिडुअरी लिस्ट में आ जाएगा। तो आगे हमारे पास चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, हाउ इज पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is what are the different sectors of the Indian economy। अगर आप डिफरेंट सेक्टर्स की बात करो, आपको पता है 3 मेजर सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी में आपका बेसिक एग्रीकल्चर आता है, फिशिंग आ जाती है, माइनिंग आ जाती है। सेकेंडरी सेक्टर में आपका क्या होगा, वही जो प्राइमरी सेक्टर से आपके रॉ मटेरियल्स निकले उनकी जो फिनिशिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी किसी एक पर्टिकुलर गुड में, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, जिसमें आपकी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। और बेसिकली जब ये फाइनल गुड्स इनका जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरे के पूरे मार्केट में और वहां पे वो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होता है, इस सेक्टर को बना दिया हमने टर्शरी सेक्टर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है।
आगे चलते हैं, वाई इज टर्शरी सेक्टर गेनिंग इंपॉर्टेंस इन इंडिया? टर्शरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों गेन कर रहा है बच्चा? क्योंकि इसमें सर्विसेज आती हैं जैसे कि एजुकेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है सिटीजन्स की, तो वो भी हमारे पास किस में आती है? टर्शरी सेक्टर में आती है, ठीक है। फिर जो हमने देखा ट्रांसपोर्ट, वो भी हमारे पास यहीं पे आता है, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा ग्रोथ जो है वो, बूम जो है वो टर्शरी सेक्टर में भी देखने को मिलता है। और इसको हमने बेसिकली एक और नाम से जाना है, जिसको हमने बोला सर्विस सेक्टर। यहां पर ज्यादातर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड हुई है, ठीक है। राइज इन आईटी एंड कम्युनिकेशन की वजह से भी, एंड मोर डिमांड फॉर सर्विसेज इन सिटीज एंड टाउन, तो जिसकी वजह से मैंने आपको ऑलरेडी बोला, इसको क्या बोला जाता है? सर्विस सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग डोमेन यहाँ पे जो है वो क्या किए जाते हैं? डील किए जाते हैं। बढ़ते हैं आपके 32nd क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब मेजर सी पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। फिर से मैं बता दूं कि अगर इंडिया के कोस्ट की बात कर रहे हो तो अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो बीच में आपका क्या बन जाता है? ये आपके वेस्ट कोस्ट बन जाते हैं, ठीक है, वेस्ट कोस्ट बन जाता है, और ये आपका ईस्ट कोस्ट बन जाता है, ठीक है, ईस्ट कोस्ट बन जाता है। हमने बात करनी है जो मेजर ईस्ट कोस्ट में आपके पोर्ट्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला है कोलकाता पोर्ट, जो वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल रहा है। ये एक रिवराइन पोर्ट है, ठीक है, कहाँ पे? हुगली रिवर में, हुगली रिवर पे पाया जाता है, और ये क्या करता है? जूट, कोल एंड आयरन ओर को हैंडल करता है। सबसे ज्यादा पुराना पोर्ट जो है, ओल्डेस्ट पोर्ट इंडिया का कोलकाता पोर्ट है। फिर आपको आता है पारादीप पोस्ट, ठीक है, जो आपको कहाँ पे मिलता है? बेसिकली ओडिशा में। पोर्ट क्या होता है वैसे? पोर्ट क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को कहीं ऐसा ना हो कि उनको पोर्ट ही ना पता हो। मैम कह रही है पारादीप पोर्ट, ठीक है, मैम कह रही है विशाखापट्टनम पोर्ट, भाई ओडिशा पोर्ट, मरमगांव, ठीक है। तो आपको क्या है? पोर्ट पहले पता होना, बंदरगाह, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जहां से आपकी शिप्स जो है वो टेक ऑफ करती हैं, ठीक है, शिप्स। तो वाटर रूट का जो हमने जैसे बोला एयरपोर्ट, वैसे ही सी पोर्ट्स, तो वो पोर्ट जो है आपको यहाँ पे डिस्कस करना है जो ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। तो थर्ड है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, जो आपका आंध्र प्रदेश में है। ये एक प्रोटेक्टेड पोर्ट है, ठीक है, सुरक्षित पोर्ट है, प्रोटेक्टेड पोर्ट है, जो हैंडल करता है पेट्रोलियम, आयरन ओर और फर्टिलाइजर्स को, यहां से वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है। ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है जो सिर्फ एक हेल्पर पोर्ट की तरह सामने आया। ये ऑटोमोबाइल्स, लेदर एंड टेक्सटाइल को हैंडल करता है। टूटिकोरिन पोर्ट जो है तमिलनाडु में है, और हमने देखा कि ये गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, इन द गल्फ ऑफ मन्नार में है। एंड इट हैंडल्स सॉल्ट, एडिबल ऑयल एंड ट्रेड विद श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इनौर पोर्ट जो है वो क्या है बच्चा? कामराजार पोर्ट है तमिलनाडु में, और एक ये मॉडर्न पोर्ट है फॉर्मली। ये हमने कोल और पेट्रोलियम की ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर लाया है। अब जो है बच्चा आगे चलते हैं, और यहां से आगे शुरू होते हैं आपके एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने क्वेश्चन को भी इन डेप्थ में समझ पाते हो ना बच्चों, तो काफी अच्छा पेपर आप कर पाओगे, यकीन रखिए, बहुत अच्छा पेपर आप कर पाओगे, ठीक है। बढ़ते हैं आपके एमसीक्यूज की तरफ, और एमसीक्यूज में सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है? Which of the following is a modern form of money? तो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, क्या वो बाटर है, क्या वो गोल्ड है, क्या वो करेंसी है, या फिर वो क्या है? क्या वो ग्रेन्स है? तो आप सभी को पता है कि जो मॉडर्न डे, आज के टाइम पे जो हमारे पास क्या है, आज के टाइम पे हमारे पास जो पैसा है, ठीक है, अपना सपना मनी मनी मनी, तो मॉडर्न फॉर्म में हमारे पास क्या है बच्चा? करेंसी को माना गया है मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। आई होप सभी बच्चों को ये चीज आती होगी, और बहुत बच्चों का सही जवाब भी होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, विच बॉडी इशूज द करेंसी नोट्स इन इंडिया? जब हमने डिस्कस करा अभी करेंसी नोट्स कौन डिस्कस करता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है जब आप करेंसी को देखते हो ना, कोई भी अगर आपके पास नोट होगा, ठीक है, नोट होगा आपका, कोई भी अगर आपके पास नोट होगा, तो आपको पता है कि वो हमारे पास कौन जो है वो प्रिंट करता है, वहां पर आपको बड़ा बड़ा दिखेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दैट मीन्स हमारे पास करेंसी नोट्स कौन इशू करता है बच्चा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी नोट्स को इशू करती है। आगे चलते हैं, कोलैटरल से आपका क्या मतलब है? ठीक है, कोलैटरल से आपका क्या मतलब है बच्चा? ऐसी चीजें जिसको हम लोन के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं, जिसको हम सबमिट करें, जिसकी चीजें जैसे घर हो गया, जायदाद हो गई, ठीक है, जब हम इसको जो है जमीन का कागजात हो गए, जब हम इसको सबमिट करेंगे बैंक में, वो काम करेगा एज अ कोलैटरल, जिसके अगेंस्ट में हमको लोन मिलेगा, उसकी
उससे जितना वैल्यू वो इवेलुएट करते हैं उसके बराबर का हमें लोन वहां से मिल सकता है। तो हमने बोला कि ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, इट इज ए गारंटी अगेंस्ट द लोन। ठीक है, लोन के अगेंस्ट जो हमारे पास गारंटी है कि अगर कल को कोई भी लोन हम रीपे नहीं कर पाए तो जो कोलैटरल आपने सबमिट करा है वो बैंक जो उसको रीसेल करके अपने लोन की रीपेमेंट ले लेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट एमसीक्यू पे, जो कि है हु सुपरवाइजेस फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स इन इंडिया। आपको बहुत अच्छे से पता है, अभी जब मैंने फॉर्मल सोर्सेज की बात करी मैंने आपको बताया ये ऐसे सोर्सेज है जिसमें हमने देखा लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा बच्चा, यहाँ पे लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हमने देखा कि ये फॉर्मल सोर्स है, लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो इजी ईएमआई के रूप पे वो पे कर सकते हैं, इसको इजी ईएमआईज में इसको रीपे कर सकते हैं। तो हमने बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलो, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम। मैंने आपको बताया जहां पे भी फेडरल की बात हो रही है, जहां पे भी फेडरलिज्म की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर शेयरिंग की बात की जा रही है। किसकी? पावर्स आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स सबके निकलेंगे, है ना, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो काइंडली इसको ध्यान से याद कीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, which level of government in India can make laws on the subjects of in the concurrent list। आपको पता है जो आपका यूनियन लिस्ट सबसे पहले आएगा वो आपको मैं बता दूं, यूनियन लिस्ट किस पे बनाएगा, जो कि पूरे के पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स होंगे, वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, फिर आपकी स्टेट लिस्ट आएगी जो आपकी डेली एडमिनिस्ट्रेटिंग के लिए होगी, जैसे पुलिस हो गई तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी सारे के रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट। और आपको पता है जो कॉन्करेंट होती है वो ऐसे लिस्ट होती है जिसमें दोनों शेयर्ड सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट आ गया। ठीक है, एजुकेशन आ गया, फॉरेस्ट आ गया, मैरिजेस आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या बोला बच्चा कि जो दोनों ही सेंटर एज वेल एज स्टेट जो है इसके ऊपर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन देगा, सेंट्रल भी देगा और स्टेट भी देगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, डी पार्ट इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। आगे चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, बैंकिंग, टीचिंग, फार्मिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो सभी को पता है कि जो फार्मिंग है ये है आपकी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। आगे चलते हैं आपका, What is disguised unemployment? तो आप सभी को पता है बच्चा disguised unemployment क्या होता है, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो बेसिकली बाहर से देखने को अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं लगती है, बट अगर हम डीपर रूट लेवल पे देखें तो हमें समझ में आता है कि जरूरत के अलावा ही जो एम्प्लॉयड है दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल जो है बच्चा, मान लो ये एक फार्म है, ठीक है, ये एक फार्म है और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक फार्मर, 2 3 4 लोग भी अगर इस जमीन पे काम करें ना, 4 फार्मर्स आर सफिशिएंट इनफ। ठीक है, 4 फार्मर्स आर सफिशिएंट इनफ। बट अगर एट द सेम टाइम हमें देखने को मिले कि यहां पर कोई 5th 6th और 7th भी काम कर रहा है, तो ये जो लोग है ना बच्चा, ये जो लोग हैं ये क्या होंगे, ये होंगे डिस्गाइज्ड वर्कर्स। ठीक है, मतलब इनके काम के बिना, कर तो ये काम रहे हैं मगर इनके काम के बिना भी वो काम किया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास कौन से लोग हैं, मोर पीपल एम्प्लॉयड देन नीडेड। ठीक है, जरूरत से ज्यादा ही जो काम कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे किस में आ जाते हैं बच्चा, आपके वो आ जाता है आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। आगे चलो, Who among the following is associated with the civil disobedience movement? CDM जो आपका आया था, मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, CDM के बारे में मैंने आपको बताया। तो भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है महात्मा गांधी जी का नाम आया था वहां पे। ठीक है ना, तो दिस इज द राइट आंसर। द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट NCM वॉज कॉल्ड ऑफ, मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ज्यादा वायलेंट, ठीक है ना, वायलेंस वहां पे हुई थी। ठीक है, जिसमें पुलिस स्टेशन वॉज सेट ऑन फायर, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। ठीक है ना, मैंने आपको बोला था सब कुछ ही जला देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। यहाँ पे 22 जो पुलिसमैन थे दे वर किल्ड,
पुलिसमैन वर किल्ड। और ये इंसिडेंट कब हुआ था बच्चा? 1922 में हुआ था। कैसे आपने याद रखा? क्योंकि 22 है यहाँ पे। तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट था जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। ओके, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बात करते हैं मैप वर्क की। मैप वर्क से बच्चा बहुत डरता है ना? मैप वर्क से बच्चा बहुत डरता है। और आपको पता है आपके मैप वर्क आपको कहां से आएंगे? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर से आपके क्या आएगा बच्चा? मैप वर्क आएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, मैप वर्क इज नॉट द थिंग जिससे आपको डरना है। मैप वर्क शुड बी द थिंग जिसको आपने अपनी ताकत बनाना है, क्योंकि यहां से आपको मिलते हैं आपके फ्री के मार्क्स, ठीक है। तो चलो भाई डिस्कस करते हैं आपको डिटेल में मैप वर्क को। सबसे पहले आयरन और माइंस की बात की जा रही है। तो आयरन और माइंस आपको देखने को कहां मिलती है? पहले तो कौन सी है? 5 प्रोमिनेंट माइंस है। ओडिशा में है मयूरभंज, दुर्ग में है, दुर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ में है, बेलादिला छत्तीसगढ़ में है, बेलरी जो है बच्चा कर्नाटका में है। देखो यहाँ पर दो सेम स्टेट्स और एक ओडिशा अलग, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो। देखो ओडिशा की बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? मयूरभंज। ये आपने ओडिशा की बात करी तो नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे मयूरभंज जो है वो देखने को मिला, ठीक है। अब ओडिशा के साथ वाली जो स्टेट है बच्चा आपको क्या दिखेगी? यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिखेगी। छत्तीसगढ़ दोनों ही सीध में सबसे पहला यहाँ पर जो है वो आपको मिलेगा दुर्ग, और उसी के नीचे आपने लोकेट करना है बेलादिला। तो ये थर्ड हो गया। बहुत इजी है इसको लोकेट करना। फिर अगर आप बात करो एकदम यहाँ पे कर्नाटका की बात करो तो यहाँ पे भी दो सीध में, एक ऊपर वाला जो है वो बेलरी आपको मिलेगा, बेलरी, और नीचे वाला कुद्रेमुख माइंस आपको जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। कर्नाटका में है ये। तो ये आपकी 5 प्रोमिनेंट आयरन और माइंस। इस तरीके से आप 1 2 3 4 5 देखो पूरा सीक्वेंस में आ रहा है, पूरा सीक्वेंस में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। कैसे? ये देखो ऐसे आ रहा है पूरा सीक्वेंस में। तो आपको बस ये याद रखना है, ये आपके पास क्या है? आयरन और की माइंस है जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका कौन सी माइंस के बारे में बात कर रहा है बच्चा? कोल माइंस की बात कर रहा है, जो कि आपकी बोकारो झारखंड में, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, तालचेर ओडिशा में, और नवेली जो है बच्चा तमिलनाडु में। तो ये देखो यहाँ पे आपको बोकारो देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज नंबर 1। फिर आपका रानीगंज है, ये आपका तालचेर है यहाँ पर, ठीक है, तालचेर है। और यहाँ पर आपका सबसे नीचे तमिलनाडु में आपका नवेली आपको देखने को मिलेगा। तो मैप आप कैसे कर सकते हो बच्चा? सिर्फ एक ही सिंपल मंत्र ऑफ द मैप इज टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा परफेक्शन आएगी आपके काम में। ओल्ड ऑयल फील्ड्स की बात करें, दिग्बॉय जो है वो आपको असम में दिखेंगी, ठीक है। नहरकातिया भी असम में दिखेगी। फिर आपको मुंबई हाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंबई हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। महाराष्ट्र में है मुंबई हाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको महाराष्ट्र आपको दिखेगा। दिस इज व्हाट? दिस इज योर मुंबई हाई एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपको बेसीन जो है वो भी आपको महाराष्ट्र में दिखेगा, कलोल गुजरात में, एंड अंकलेश्वर जो है वो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। ये देखो आपको नेहार कातिया, दिग्बॉय, ये दोनों ही आपको असम में दिख रही हैं, ठीक है। दोनों ही आपको असम में दिख रही हैं। उसके बाद आपको महाराष्ट्र में मुंबई हाई, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 मुंबई हाई, 4 हो गया बसीन आपका यहाँ पर, ये भी महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको कलोल और अंकलेश्वर जो है वो गुजरात में देखने को मिल रहा है। तो ये आपकी कितनी हो गई? 4, ये 5 और ये 6 ऑयल फील्ड जो है वो इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे देखने को मिली। आगे चलो, थर्मल पावर प्लांट्स आपका कहाँ पे बच्चा? मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड असम, ठीक है। तो मध्य प्रदेश वाली कौन सी आपकी? मध्य प्रदेश में आपकी नंबर 1 आएगी, जो कि आपकी सिंगरौली, ठीक है। ये कहाँ पे आपकी? मध्य प्रदेश में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका नामरूप जो है वो आपका असम में देखने को मिल रहा है। सेकेंड कहाँ पे है? ये असम में है नामरूप, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है वो क्या है? रामगुंडम आपको बच्चा तेलंगाना में देखने को मिल रहा है। कहां पे? ये तेलंगाना में है। तो ये थे आपके थर्मल पावर प्लांट्स जो इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको 4, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर ककरापार आपका गुजरात में है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में, और कलपक्कम तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये देखो आपका यहाँ पर क्या है? ये तारापुर MH महाराष्ट्र में, दिस इज नंबर 1। सेकंड की अगर आप बात करो, गुजरात में आपको क्या मिलेगा? दिस इज ककरापार, जो कि कहां पे मिलेगा आपको बच्चा? गुजरात में मिलेगा। गुजरात उस तरफ भी लोकेट कर दिया होता तो बहुत बढ़िया रहता। फिर आपका कलपक्कम आपको तमिलनाडु में मिलेगा। थर्ड कहां पे? ये तमिलनाडु, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद अगर हम बात करें आपका
कौन सा? उत्तर प्रदेश में आपका 4th साइट आपको देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में नरोरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो बच्चा ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, ओनली द प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका रिवीजन कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। सिंगल रिसोर्स के जितने ज्यादा रिवीजन करोगे, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स। मैप्स के लिए क्या करोगे आप, फिर से बता देती हूँ, मैप्स के लिए आप क्या करोगे बच्चा, मैप्स के लिए आप पॉइंटिंग की प्रैक्टिस करोगे, पॉइंटिंग प्रैक्टिस। मैप खरीद लो, बार बार उसको प्रैक्टिस करो, इन्हीं सभी मैप्स की आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और मोस्टली जो PYQs हैं, PYQs हैं, ठीक है, 3 इयर्स के एटलीस्ट, मैंने भी आपको PYQs करवाए, आप और भी 3 साल तक PYQs जो है वो कर सकते हो। यहाँ से आपका जो है काफी सारी आपको हेल्प हो सकती है, ठीक है। PYQs आपको पास्ट 3 इयर्स तक के करने हैं। तो ये आपकी कुछ 2 और 3 मेजर यहाँ पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट जो मैंने आपको बताया था 4th, वो था आपका प्रेजेंटिंग, आंसर राइटिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग आपको बच्चा कैसे करनी है, फिर से बता दूं एक बार अभी सभी बच्चों के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए जो भी अभी जा रहे हैं कम बैक सीरीज में। तो आंसर्स आपको SST में हमेशा पॉइंट्स में लिखने हैं। You need to answer all the questions in the points so that everything whatever you are writing, वो सामने वाले इंसान को, जो अभी आपके चेकर है ना, उनको सही से देखो, whatever you will serve nicely they will have it nicely, ठीक है ना। तो ये बात है यहाँ पे देखने वाली। तो भाई बस बाकी तो कुछ नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। जैसे हमने आज की क्लास आपकी कंप्लीट की है, इसी तरीके से हम आगे लेकर आएंगे आपके लिए और भी सारी क्लासेस। सो this was all about today's class. I hope you enjoyed the today's session, and for sure ये सेशन के बाद आपको काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा आपके कॉन्फिडेंस में। तो बच्चों डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम। अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है, अपनी सारी स्किल्स दिखा दो कि ये जो दूसरा मौका तुम्हें मिल रहा है ना, तुम किसी से कम नहीं हो, ठीक है ना। और भाई बस आग लगा दो इस एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक, डू गुड एंड रिवाइज जितना कर सकते हो। बाकी तो माय प्रेयर्स आर विद यू, एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।